So hey guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video I'm going to explain you complete one shot of Unit 4 DSBDA. Unit 3 आपने already देख लिया होगा. Now let us move on to Unit 4 and we'll try to cover DSBDA as soon as possible. तो चलिए इस particular unit में आप क्या पढ़ने वाले हो? You are going to study about predictive big data analytics and Python libraries. अगर आपने already data science पढ़ रखा है, machine learning की थोड़ी बहुत knowledge है आपको, बहुत ज़्यादा easy आपको ये unit जाने वाला है and I'll make sure मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर करूं. ठीक है, तो चलिए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट आवर यूनिट. एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट hkofficial.in you will get all of the courses. If you select year 3 from this drop down and if you go with the semester 6 you will get the bundle as well, or you can also get the subject wise notes. ठीक है, तो यहाँ पर you will get the notes as well as master solutions. तो प्लीज आप यहाँ पर चेकआउट करना मत भूलना. तो ये बात हो गई फॉर नोट्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली मींस. ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट यूनिट का नाम है प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स, इसका मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये जो प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स है ना, इसका यूज होता है टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स. टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, आई लेट यू नो. इस चीज को बस आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? कि जो फ्यूचर आउटकम्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रेडिक्ट करके मिलेंगे. क्लियर है? तो व्हाट इज दिस प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स डूइंग? इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स यूजिंग व्हाट? किसी चीज का यूज करेगा टू प्रेडिक्ट, तो द यूज विल बी ऑफ द प्रीवियस और हिस्टोरिकल डेटा. ठीक है, पुराने पास्ट डेटा का यूज करके फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने का जो प्रोसेस है इसी को प्रेडिक्टिव एनालिसिस बोला जाता है. सी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ बिग डेटा एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिग डेटा के बारे में हमने पढ़ रखा है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और बिजनेस इंटेलिजेंट, इनका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आता है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिसिस. सिंपल मीनिंग में आपको समझाऊं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट एनालाइजिंग old data patterns and what we are doing just to find out the answers of the questions arising right now. ठीक है, या फिर बस आप इतना सिंपल समझ सकते हो कि ओल्ड पैटर्न्स से आप फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो, है ना. हो सकता है कि आपके पास कुछ डेटा है एंड वो जो डेटा है पर्टिकुलर आपके पास, आप उससे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो भाई व्हाट मे हैपन नेक्स्ट, या फिर कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, एंड अगर वो बाय कर रहा है तो उसके साथ कौन सा और बाय कर सकता है ना. कौन सी ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या फिर कौन सी मशीन है जो हमारी फैक्ट्री में खराब हो सकती है. दैट इज व्हाट प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज. ठीक है, तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, आप बोल सकते हो डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स के अंदर. तो ये बात तो हो गई एंड आई होप अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब. जस्ट यू हैव टू यूज ओल्ड डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स. क्लियर है? अब जैसे कि मैं आपको बताऊं एकदम सिंपल एग्जाम्पल, तो हम Amazon का ले सकते हैं. Amazon क्या करता है आप सबको पता है, वो आपको फ्रीक्वेंटली सर्च्ड जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो यूजर्स ने साथ में बाय करे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, वो आपको दिखा रहा होता है. हाउ इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की वजह से, क्योंकि Amazon क्या कर रहा है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है दैट यू मे, like suppose for example you are going to buy a phone, okay, so it will start showing you mobile ads, it will start showing you recommendation. So this is how a real world example of predictive analytics look like. Clear है? I hope you got this thing. Now यहाँ पर see, it uses statistical algorithms. ये मैंने आपको बता दिया techniques, and what you do, you just identify the likelihood or the future outcomes based on historical data. Simple है. Predictive analytics का आपको जो basic चीज आपको पता होनी चाहिए, you are very clear with it. Now क्यों हमें predictive analytics का use करना है? Why is it important? तो सबसे पहले fraud detect करने के लिए banks use करते हैं predictive analytics का, ताकि वो unusual transactions को detect कर पाए. अगर सपोज आपका एटीएम कार्ड सडनली किसी और कंट्री में यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली जो सिस्टम है वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये लाइक पॉसिबली फ्रॉड है एंड इससे आपके ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो सकते हैं. तो कहाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किस चीज का हुआ? ऑब्वियसली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का हुआ. देन ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, मतलब जो कंपनीज हैं वो एनालाइज करती हैं कस्टमर के बिहेवियर को, एंड व्हाट दे शो पर्सनलाइज्ड एड्स, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया मूवीज रिकमेंड करने वाला, इंस्टाग्राम हो गया जो आपकी फीड के अकॉर्डिंग रिलेटेड रील्स शो
शो कर रहा होता है, या फिर आपका Amazon हो गया जो आपको आपके जो आप बेसिकली आपको अभी चाहिए उसके एड्स दिखा देगा, आपको रिकमेंडेशन दिखा देगा. सो दिस इज हाउ द मार्केटिंग कैंपेन्स आर ऑप्टिमाइज्ड थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. देन इम्प्रूविंग ऑपरेशंस, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं ये प्रेडिक्शन का यूज कर रही हैं टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल अगर जो फैक्ट्रीज हैं वो मतलब अगर प्रेडिक्ट करने लग जाएं कि उनकी कितनी मशीन्स फेल हो रही हैं अकॉर्डिंग द टाइम, तो वो ऑब्वियसली प्रेडिक्ट कर सकती हैं बिफोर द एक्चुअल ब्रेकडाउन हैपेंस, है ना. सो दिस इज हाउ द ऑपरेशंस आर आल्सो इम्प्रूव्ड इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. देन रिड्यूसिंग रिस्क, मतलब जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है इससे आपकी काफी सारी कंपनीज जो है वो सेफर डिसीजन ले पा रही हैं. ओके, सेफर डिसीजन ले पा रही हैं बिकॉज ऑफ द लाइक एग्जांपल आपको मैं अगर समझाऊं तो जो बैंक्स हैं वो चेक करते हैं वेदर अ पर्सन कैन रीपे अ लोन बिफोर अप्रूविंग इट और नॉट. सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल जिसमें रिस्क आप रिड्यूस करना चाह रहे हो, आप सेफ डिसीजन की तरफ पहुंच रहे हो. क्लियर है. तो ये 4 पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है क्या, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. ओके, नाउ क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं ये अब आप समझ गए. आई नॉट रिपीट. बैंकिंग फाइनेंशियल का एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. रिटेल में हो सकता है, ऑयल गैस एंड यूटिलिटीज के अंदर किसमें आप इक्विपमेंट फेलियर्स का प्रेडिक्ट कर सकते हो, एनर्जी यूजेस प्रेडिक्ट कर सकते हो. गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में क्राइम प्रेडिक्ट हो सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सकता है. हेल्थ इंश्योरेंस में डिजीज प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, क्लेम एनालिसिस कर सकते हो, राइट. देन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, या तो आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाते हो. मेंटेनेंस मीन्स कौन सी मशीन्स को कितने टाइम पे रिपेयर करना जरूरी है बिफोर फेलियर हैपेंस. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अप्लाई प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स. क्लियर. अब अगर स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, तो क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहला है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, दैट इज प्रेडिक्टाइजिंग द नोन प्रोस्पेक्ट्स. मतलब कि फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर आइडेंटिफाइंग कि कौन से कस्टमर्स और लीड्स आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन. मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि कौन सा यूजर कौन से पर्टिकुलर लाइक मेंबरशिप ले सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज. जैसे कि आप चैट जीपीटी चलाते हो, आपको पता है चैट जीपीटी के अंदर भी क्या है, आपके प्रो प्लान्स है, राइट. तो जैसे ही आपकी लिमिट आ जाती है वैसे ही आपको पॉपअप किसका मिल रहा होता है कि भाई ये परचेज कर सकते हो आप एंड आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना कॉन्वर्सेशन, है ना. तो वो क्या हो गई आपकी, ये हो गई प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. आप क्या कर रहे हो, आप अपना बता रहे हो भाई कि इतना टाइम बचा है या इतने क्रेडिट्स बचे हैं, नहीं तो फिर आपकी लिमिट जो है वो क्लोज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वेयर योर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वर्क्स. क्लियर है, सिंपल था. आपके पास आइडेंटिफिकेशन मॉडल्स है. आइडेंटिफिकेशन मॉडल्स का मतलब कि जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपकी कंपनीज जो है वो न्यू कस्टमर्स फाइंड आउट कर सकती हैं सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, है ना. अगर किसी एक टाइप के कस्टमर ने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लिया, तो ऑब्वियसली कंपनी उसी लाइक अगर किसी इंजीनियर ने लैपटॉप किसी कंपनी का बाय करा है, तो ऑब्वियसली द कंपनी विल लुक ऑन टू द इंजीनियर्स इटसेल्फ टू फाइंड टू बाय दैट पर्टिकुलर लैपटॉप. क्लियर है. तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन मॉडल्स आपके काम करते हैं. देन यू हैव ऑटोमेटेड सेगमेंटेशन. तो ऑटोमेटेड सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है ना, जो कस्टमर्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देते हो कि भाई ये कस्टमर्स का ग्रुप है जो ये प्रोडक्ट्स मतलब परचेज करना चाहता है एंड बार बार फ्रिक्वेंटली परचेज करता है, ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप है. तो ऐसा आप ग्रुप कर देते हो कस्टमर्स को बेस्ड ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट्स. क्लियर. जैसे कि ये टीनेजर्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर फ्रिक्वेंटली बाइंग. ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ये सीनियर सिटीजन्स हैं. दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग. नाउ इंपॉर्टेंस क्या है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का, ये अब हमारे क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज जो है वो स्मार्ट डिसीजंस ले पाती हैं बिफोर प्रॉब्लम हैपन ओनली एंड ओनली थ्रू द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. क्लियर. इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग लेटर कंपनीज एक्शन ले सकती हैं होने से पहले. क्लियर है. तो बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, वार्निंग सिस्टम हो सकता है, आपके पास पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है एट स्केल. क्लियर. तो ये सारी इंपॉर्टेंस हो गई आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की. सो 4.1 के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को समझा है, क्यों इट इज इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस हैं, स्टेप्स हैं एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. आई होप यू गॉट इट. अब इसके बाद की चीजें आपको फेमिलियर लगेंगी. इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट स्टूडेंट और यू आर अ मशीन लर्निंग स्टूडेंट, थिंग्स विल बी वेरी सिंपल. सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम है एसेंशियल पाइथन लाइब्रेरीज एंड बेसिक एग्जाम्पल्स. तो
सबसे पहले भाई पाइथन क्या है, सबको पता है पाइथन एक इंटरप्रिटेड, इंटरैक्टिव, पोर्टेबल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर आप ओपन सोर्स भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो पाइथन क्या है, एकदम सिंपल और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को हम वाइडली यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिंटैक्स, इट मतलब इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड या इजी फॉर द बिगनर टू गो विद इट, क्लियर। बाकी ये ओपन सोर्स जनरल पर्पस लैंग्वेज है विच रन्स ऑन मेनी यूनिक्स वेरिएंट्स इंक्लूडिंग लिनक्स एंड मैकओएस और विंडोज। तो ये तो पाइथन का हो गया आपका डेफिनेशन। पाइथन कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, हैकिंग में यूज कर सकते हो। हैकिंग में कहाँ, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज कर सकते हो, एथिकल हैकिंग के अंदर यूज कर सकते हो। कंप्यूटर विजन सबको पता है, हम इमेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। डेटा विजुअलाइजेशन तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं यूजिंग सम ऑफ द लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब, सीबॉन वगैरह। तो यहाँ पर अगर आपको अपने डेटा सेट को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स या चार्ट्स देखना है तो आप पाइथन का यूज कर सकते हो। 3D मशीन लर्निंग, जब आप जो AI के अंदर यूज होती है, डीप लर्निंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज होती है, दैट इज 3D मशीन लर्निंग, अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। वी हैव रोबोटिक्स एज वेल, तो जो ऑटोमेशन और रोबोट कंट्रोल वाले जो काम है उसके अंदर भी आप रोबोटिक्स का यूज करते हो। फाइन, सिंपल। तो ये तो हो गई पाइथन का इंट्रो। नाउ पाइथन के अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज हैं जिसकी वजह से पाइथन इज वेरी पावरफुल। सबसे पहली लाइब्रेरी है आपकी टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो हम यूज करते हैं फॉर डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। किसके लिए, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। बस आपको अभी के लिए इतना ही याद रखना है। नमपाई का हम यूज करते हैं अगर हमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं या एरेज के साथ डील करना होता है, तो ये याद रखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नमपाई और पैंडास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइब्रेरीज होती हैं इन पैंडास। तो नमपाई का हम यूज करते हैं फॉर मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, क्लियर। साइपाई, साइपाई यानी कि दिस इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, क्लियर है। मैटप्लॉटलिब का हम यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें विजुअलाइज करवाना है अपने डेटा को, है ना, अगर हमें ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह में अपने पर्टिकुलर डेटा को विजुअलाइज करवाना है, इन दैट केस हम मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। और सीबॉन का भी वही यूज है डेटा विजुअलाइजेशन का। बस इंपॉर्टेंट याद रखो, मैटप्लॉटलिब फॉर 2D एंड सीबॉन फॉर स्टैटिस्टिकल, क्लियर। पैंडास का यूज करते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, क्लियर है। पैंडास का यूज क्यों करते हैं, पैंडास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है गाइस डेटा साइंस के अंदर, तो प्लीज इसको याद रखो। केरास का यूज करते हैं फॉर हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क एपीआई, तो ये डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए हम इजीली यूज कर सकते हैं। साइकिट लर्न, भाई अगर हमें मशीन लर्निंग के कोई भी एल्गोरिदम यूज करनी होगी तो वो सारी एल्गोरिदम कहाँ पर है, वो सारी एल्गोरिदम साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर है। तो हम उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को तभी यूज कर पाएंगे जब वी आर गोइंग टू इंपोर्ट साइकिट लर्न, क्लियर। देन वी हैव स्टैट्स मॉडल्स, अब ये आपने न्यूज सुना होगा बट इट इज प्रेजेंट, इसको हम यूज करते हैं फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड मॉडल्स, क्लियर। प्लॉटली, नाम से समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है फॉर इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन। सीबॉन की हमने बात कर ली। पाइटॉर्च का हम यूज करते हैं फॉर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, क्लियर। स्क्रैपी का हम यूज करते हैं फॉर वेब स्क्रैपिंग, क्लियर है, वेब स्क्रैपिंग के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। देन ब्यूटीफुल सोप का फॉर HTML एंड XML पार्सिंग, क्लियर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। बहुत ज्यादा सिंपल से थे एंड ये सारे के सारे आपके मेजर लाइब्रेरीज हैं, पाइथन लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करते हैं इन डेटा साइंस। ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक एक का छोटा बेसिक एग्जांपल मैं बताऊं तो नमपाई का बेसिक एग्जांपल आप कैसे इंपोर्ट करते हो, पहले ये इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट करो नमपाई एज एनपी, मेजरली अब एनपी क्यों लिया जाता है, तो ये एक ऐसा समझ लो कन्वेंशन है या फिर जो है ना लिखते आए हैं आज तक इसीलिए कंसिडर करते हैं, अदरवाइज आप ABCD भी कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर है, फाइन। तो इंपोर्ट कर लिया आपने नमपाई को एज एनपी, और जब भी आपको आगे नमपाई का यूज करना होगा यू यूज दिस एनपी, है ना। तो एरे है एक आपके पास। अब आपको देखो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, नमपाई कहाँ यूज होता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एंड एरेज। तो यहाँ पर एरेज से डील कर रहे हैं, तो देखो np डॉट एरे, तो ये क्या हो गई, ये नमपाई की एरे हो गई। एरे इज डिफरेंट एंड नमपाई की एरे इज डिफरेंट, क्लियर। देन आप क्या कर सकते हो, आपने ये a में स्टोर कर लिया, नाउ यू कैन फाइंड आउट इट्स मीन, यू कैन फाइंड आउट इट्स सम, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2। So these operations are numerical operations and only possible through NumPy. फाइन। पैंडास का एग्जांपल देख लें तो यू जस्ट इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, है ना। जो भी डेटा होगा आप यहाँ पर अपना जो भी आपका डेटा है यू स्टोर इट। अब आपको इसको डिस्प्ले करवाना है तो यू हैव टू स्टोर इट इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल जो हम df कंसीडर करते हैं, वी कॉल इट एज डेटा फ्रेम एंड pd डॉट डेटा फ्रेम। अब ये जो pd है ये क्या है, पैंडास है, और डेटा फ्रेम क्या है, इसके अंदर एक मेथड प्रेजेंट है जिसमें हमने ये डेटा को पास किया। तो नाउ वी आर एबल टू जस्ट प्रिंट द हेड, यानी कि आप उसके प्रिंट कर सकते हो स्टार्ट के 5 पर्टिकुलर
रोज को डिस्क्राइब के अंदर आप उसकी समरी जो है प्रिंट करवा सकते हो. सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू pandas. तो अगर आपको डेटाबेस से रिलेटेड कुछ भी प्रिंट करवाना है, यू विल यूज pandas. क्लियर. मैटप्लॉटलिब का बेसिक एग्जांपल देखें तो मैटप्लॉटलिब के अंदर आप कैसे देखो, मैटप्लॉटलिब को यू इंपोर्ट एज मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी. क्लियर. डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी आपको याद रखना है. क्यों यूज होता है मैटप्लॉटलिब? ग्राफ्स के लिए यूज होता है, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है. क्लियर है. ओके. एक्स और वाई हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए. एक्स एक्सिस पे ये होगा, है ना, और वाई एक्सिस पे आपके जो वैल्यूज हैं वो होंगी. अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्लॉट करने जा रहे हो. तो दिस व्हाट विल दिस डू, दिस विल लाइक यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पीएलटी. पीएलटी यानी कि यही जिससे हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंक्लूड किया. Now this xy marker 0, this will create a high line graph, you can say, with circle markers. ठीक है. सर्कल मार्कर्स के हिसाब से क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा, प्लॉट करेगा अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई. इसका टाइटल हमने दे दिया है क्या, सैंपल प्लॉट. ये आपके ग्राफ का टाइटल होगा. एक्स लेबल के अंदर हमने एक्स एक्सिस दे दिया है, वाई लेबल के अंदर हमने वाई एक्सिस दे दिया. ठीक है. पूरे ग्राफ का नाम क्या है, सैंपल प्लॉट, है ना, सैंपल प्लॉट. दैट्स इट. और जैसे आप पीएलटी शो करोगे ये ग्राफ आपको विजिबल हो जाए, है ना. बहुत ज्यादा सिंपल. कितना ज्यादा सिंपल सा था. तो ये 3 बेसिक एग्जांपल मैंने एकदम इंपॉर्टेंट वाली लाइब्रेरीज के आपको बता दिए. फाइन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू डेटा प्री प्रोसेसिंग. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड या बहुत बार आपको एग्जाम में भी आएगा, ओरल में भी आएगा, प्रैक्टिकल्स में भी आएगा. तो प्लीज प्लीज फोकस ऑन दिस. डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब है आप रॉ डेटा को, जो रॉ डेटा है आपका, उसको आप क्लीन कर रहे हो, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू द यूजफुल डेटा. अब इस यूजफुल डेटा में क्यों कन्वर्ट करना है भाई, रहा तो वो डेटा ही ना. दिस इज रॉ डेटा, वी आर कन्वर्टिंग इट बाय क्लीनिंग इट, है ना, एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू यूजफुल डेटा. तो हम इसको इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे जाके इससे एनालिसिस कर पाए, एंड वी विल गेट द एक्यूरेसी ऑफ इट एंड वी कैन प्रेडिक्ट आउटकम्स फ्रॉम इट. ठीक है. तो जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, यहाँ पर हम रॉ डेटा को एक क्लीन और यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं बिफोर एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग अप्लाई करने से पहले. ठीक है. तो डेटा प्रोसेसिंग इज द स्टेप ऑफ डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस प्रोसेस दैट टेक्स रॉ डेटा एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू द फॉर्मेट कैन बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड बाय कंप्यूटर्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. जो हमारे कंप्यूटर समझ पाए, जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समझ पाए, ऐसे यूजफुल डेटा में हम अपने रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं, है ना. तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग. तो देखो ये 4 स्टेप्स हैं. डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिडक्शन. ठीक है. तो बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो क्या, डेटा क्वालिटी असेसमेंट. ठीक है. डेटा क्वालिटी असेसमेंट में आप चेक करते हो कि भाई हमारे पर्टिकुलर इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है एंड ऑल. तो दिस थिंग्स हैपन. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट थिंग व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जाम. दिस इज द thing you have to write. Okay, first thing is your data cleaning. data cleaning के अंदर आप देखते हो भाई, अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा है रिमूव कर दो, मिसिंग वैल्यूज है उनको हैंडल करो. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आप डेटा को स्केल करते हो, है ना, स्केल करते हो, यानी कि बेसिकली आप एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हो. एनकोडिंग करते हो, नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन, एनकोडिंग, ये सारी चीजें आपकी होती हैं. डेटा इंटीग्रेशन में आप ज्वाइन करते हो. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना, राइट. तो बस आप इसमें ज्वाइन या मर्ज कर रहे होते हो 2 से ज्यादा डेटा को, या फिर फॉर आप अपने डेटा को समझ सकते हो अगर उसके अंदर अलग अलग कॉलम्स हैं. तो व्हाट यू डू, यू विल जस्ट ज्वाइन इट, है ना. यू हैव डेटा रिडक्शन एज वेल. तो डेटा रिडक्शन के अंदर क्या करते हो, आप लार्ज डेटा सेट्स को रिड्यूस करते हो व्हाइल कीपिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज इज. ओके. सो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फास्टर प्रोसेसिंग, या फिर स्टोरेज कम आपको चाहिए, या फिर परफॉर्मेंस बेटर चाहिए. तो फॉर दैट यू कैन यूज सैम्पलिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. गाइज बस ये 4 चीजों को याद रख लो, CTIR. ओके. क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. तो ये बात हो गई आपके डेटा प्री प्रोसेसिंग की. आई होप यू गॉट इट. सो लेट्स सी, डेटा क्लीनिंग के अंदर सबसे पहला क्या है आपका, रिमूविंग डुप्लीकेट्स. तो अगर हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं तो सी हाउ वी कैन डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं. सो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली वो एनालिसिस के रिजल्ट्स पर गलत इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, एंड वी कैन गेट रॉन्ग एनालिसिस रिजल्ट्स. अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक ही कस्टमर का डेटा 5 बार हमारे डेटाबेस में आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारी
सारी चीजें जो है एनालिसिस जो है वो इनकरेक्ट दिखाने लगेगा, है ना। सो दिस इज हाउ वी नीड टू मैनेज द डुप्लीकेट्स वेरी इंपॉर्टेंटली। तो डुप्लीकेट्स को रिमूव करने का तरीका होता है पाइथन के अंदर, व्हाट वी यूज, सबसे पहला डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, उस डेटा ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो जो कि आपको बेसिकली चेक करना है, एंड दिस विल चेक ऑल ऑफ द डुप्लीकेट वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर रो, एंड देन डुप्लीकेट मेथड का जस्ट आपको यूज कर लेना है। क्लियर है? तो अगर ये ट्रू दे रहा है मतलब कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है, फॉल्स दे रहा है मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स आपके यूनिक है। फाइन, देन यू हैव टू काउंट द टोटल डुप्लीकेट्स। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, जस्ट डॉट सम फंक्शन एक्स्ट्रा लगा सकते हो, एंड दैट्स इट। तो ऐसे आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो। फाइन, अब अगर डुप्लीकेट्स को आप अभी यहाँ पे तो हमने देख लिया भाई कि डुप्लीकेट फंक्शन से हमें पता चल रहा है ट्रू और फॉल्स के अंदर, है ना, बूलियन सीरीज के अंदर हमें पता चल रहा है कि डज इट एग्जिस्ट और नॉट। बट यहाँ पर अगर हमें अब डिलीट कर देना है सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ रो डुप्लीकेट, सो उस केस में हम क्या करते हैं, ड्रॉप डुप्लीकेट मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेटेड का, डुप्लीकेट्स का बोल सकते हो, यहाँ पर आप मेथड यूज करोगे। याद रखो यहाँ पर डुप्लीकेटेड है और यहाँ पर ड्रॉप डुप्लीकेट्स है। क्लियर? अब अगर आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम, अब ये रो के बेसिस पे था, कॉलम के बेसिस पे आप कुछ भी नहीं, कॉलम की वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड कर देते हो, दैट्स इट। क्लियर है? सो दिस आर द थ्री मेथड्स यू कैन से, या फिर या एक तो ये तो आप चेक करने के लिए कह सकते हो, एंड दीज आर द टू मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स। फाइन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा यूजिंग फंक्शन और मैपिंग। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आप डेटा मॉडिफाई कर रहे हो इनटू अ यूजफुल फॉर्मेट। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज किया जाता है, जब आपको ग्रुप कैलकुलेशंस करनी है, या फिर वैल्यूज एग्रीगेट करनी है, या फिर आपको अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में लेके जाना है ना। तो उस केस में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सपोज कोई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी एंड इट वांट्स टू कैलकुलेट एवरेज परचेज अमाउंट, है ना, हर एक कस्टमर का एवरेज परचेज अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है, तो उस केस में वो कैसे होगा एनालिसिस, तो मैन्युअली कैलकुलेट करने से अच्छा है पाइथन उसको ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देगा डेटा को, एंड एवरेज कैलकुलेट कर लेगा, है ना। सो दिस इज हाउ द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स ओवर द डेटा। अब यहाँ पर अप्रोच वन क्या है, अप्रोच वन ऐसी है, यूजिंग ग्रुप बाय मेथड फॉलोड बाय द मर्ज फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर आप ग्रुप बाय का यूज करोगे टू ग्रुप द डेटा कस्टमर वाइज, है ना, जैसे यहाँ पर यूजर आईडी वाइज आप क्या कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो। क्लियर? उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे देखो परचेज डॉट मीन का यूज किया है। तो परचेज डॉट मीन क्या करेगा, एवरेज परचेज अमाउंट कैलकुलेट करेगा, है ना। तो हर एक यूजर का हम क्या कर रहे हैं, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको मीन परचेज मिल जाएगा सबका। फाइन, फिर अगर आपको मर्ज बैक करना है इनटू द ओरिजिनल डेटा फ्रेम, है ना, अगर आपको जो कैलकुलेटेड मीन वैल्यूज है उनको मर्ज बैक कर देना है ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूज डॉट मर्ज फंक्शन, एंड उसके अंदर आप ये मीन परचेज का जो वैल्यू है वो इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, मर्ज का यूज कर सकते हो। तो ग्रुप बाय भी आपका ऐसे होगा, और मर्ज आपका बाद में हो सकता है, जिसके अंदर आप ओरिजिनल टेबल के अंदर कैलकुलेटेड एवरेज वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हो। फाइन, तो ये तो हो गया अप्रोच वन। अप्रोच टू के अंदर आप ट्रांसफॉर्म फंक्शन का यूज करते हो। तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन में यू डायरेक्टली ऐड अ न्यू कॉलम विद द ग्रुप मीन, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, जो मीन कैलकुलेट कर रहे हो डायरेक्टली उसको एक मीन कॉलम के अंदर डाल दे रहे हो डायरेक्टली। ठीक है, सो ऐसे क्या होगा, न्यू कॉलम क्रिएट होगा, एंड यहाँ पर किस नाम का ग्रुप आपका कॉलम क्रिएट हुआ है, यूजर मीन नाम का। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म एक न्यू कॉलम क्रिएट करेगा, एंड सारी मीन के वैल्यूज उसके अंदर ऐड कर देगा। फाइन, आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ ट्रांसफॉर्म इज प्रेफर्ड ओवर मर्ज एज इट डायरेक्टली इंसर्ट्स द रिजल्ट विदाउट नीडिंग अ जॉइन एंड मेंटेन्स द ओरिजिनल इंडेक्स। क्लियर? तो बहुत ज्यादा सिंपल सा समझ में आ गया आपको। ग्रुप बाय प्लस मर्ज हमने देखा, पहले के अंदर क्या करते हैं हम, ग्रुप बाय प्लस मर्ज का यूज करते हैं, है ना। दो स्टेप्स होंगे, पहले आप कैलकुलेट करते हो एंड उसके बाद आप मर्ज करते हो। फिर ट्रांसफॉर्म फंक्शन वन स्टेप सोल्यूशन है, डायरेक्टली जो रिजल्ट है वो इंसर्ट हो जाता है ना। सो ऐसे आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, दो फंक्शंस के थ्रू, दो अप्रोचेस के थ्रू। नाउ आपको अगर वैल्यूज रिप्लेस करनी है ना, तो अगर वैल्यूज रिप्लेस करनी है तो बेसिकली इतना काम है कि ये कॉमन प्री प्रोसेसिंग टास्क होता है, ये तो आप याद रखो, रिप्लेस करना वैल्यूज को। क्यों? क्योंकि आप एरर्स करेक्ट कर रहे होते हो, डेटा को और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ला रहे होते हो, एंड जिससे आपके डेटा सेट की कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है
है ना। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सैलरी वैल्यूज हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती हैं, तो जस्ट रिप्लेस दोज वैल्यूज। कोई रॉन्ग स्पेलिंग्स है आप रिप्लेस करते हो, कुछ अलग फॉर्मेट है रिप्लेस कर देते हो, है ना। कई जगह आपने जेंडर अगर लिखना है तो कहीं एम लिखा है, कहीं पे मेल लिखा है, सो दिस इज द सेम थिंग, बट ये दोनों चीजें अलग एज अ डेटा कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन्हें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो देयर इज द नीड ऑफ व्हाट, देयर इज द नीड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो अब ये रिप्लेसमेंट कैसे होगा, सबसे पहला एग्जांपल क्या गिवन है, रिप्लेस वैल्यूज अक्रॉस द एंटायर डेटा सेट, है ना। जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज क्या है, m इज इक्वल टू मेल, 21 क्या है ओल्ड नोटेशन, मतलब m को रिप्लेस कर दो, जहां पर भी m है वहां पर मेल रिप्लेस कर दो, और जहां पर भी वैल्यू 21 है ना वहां पर आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे 30 रिप्लेस करना चाह रहे हो। तो कैसे किया, यहाँ पर डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज किया एंड टू रिप्लेस इक्वल टू करली ब्रेसेस करके m की जगह मेल कर दो, 21 की जगह 30 कर दो, and this is how the values in the entire data set gets replaced, okay, and आप इसको जाके प्रिंट करवा सकते हो। so this is the point where you can say कि आपका डेटा सेट एंटायरली अपडेट हो चुका है ऑन अ पर्टिकुलर पैरामीटर। अब यहाँ पर ये जो इन प्लेस है, ये इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स हमने रखा है, याद रखो ये इन प्लेस पैरामीटर है, ये एक न्यू मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और ओरिजिनल डेटा अनचेंज्ड रहता है, इसीलिए हमने इसको फॉल्स रखा है ताकि न्यू आपका क्रिएट हो ऑब्जेक्ट एंड ओरिजिनल डेटा विल रिमेन अनचेंज्ड, ओके। सो दिस इज हाउ द एग्जांपल 1 इज द प्रेजेंट एंड आई होप यू गॉट दिस थिंग, ओके। अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देते हो, अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो आपके ओरिजिनल डेटा सेट के साथ होंगी, और अगर आप फॉल्स कर देते हो तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड जो ये चेंजेस हैं वो उसके अंदर दिखने लगेंगे, क्लियर है। सो मेजर केसेस के अंदर ओरिजिनल डेटा सेट को टच नहीं किया जाता, अपडेट नहीं किया जाता, हम एक कॉपी क्रिएट करते हैं एंड उसको अपने अकॉर्डिंग जो है ना अपडेट करते हैं, फाइन, फॉर एनालिसिस और एनीथिंग। सो दिस इज हाउ द एग्जांपल 1 वर्क्स। एग्जांपल 2 क्या है, रिप्लेसिंग वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक कॉलम ओनली, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम पर, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट कहाँ होगा, किसी कॉलम के अंदर, जैसे यहाँ पर नेम कॉलम के अंदर हमें रिप्लेस करना है, तो देखो यहाँ पर हमने नेम करा एंड डॉट रिप्लेस करके नाउ वी आर राइटिंग दिस ऑल द वैल्यूज जो कि हमें रिप्लेस करनी है। तो जहां पर भी रमेश है राम कर दो, श्याम है श्याम कर दो, सुरेश है सुरेश अंडरस्कोर के कर दो, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि इन पर्टिकुलर डेटास को कन्वर्ट करा, रिप्लेस करा विद द अदर नेम। तो अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम हमें रिप्लेस करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये इन प्लेस का मैंने आपको बता दिया। चलो अब अगर मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्री प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। हमें पता है मिसिंग वैल्यू क्या होती है, मिसिंग वैल्यू क्या होती है, इट मीन्स सम वैल्यूज आर एब्सेंट और अनअवेलेबल इन द डेटा सेट, है ना, जिनको हम नॉट अ नंबर या फिर नल कैसे भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अब ये NaN क्या होता है, नॉट अ नंबर या फिर मिसिंग वैल्यू आप इसको बोल सकते हो। तो मिसिंग वैल्यूज का डेटा रीजन क्या क्या हो सकता है, तो पहली बात तो डेटा करप्ट हो सकता है, मतलब फाइल डैमेज हो गई या फिर कुछ वैल्यूज लॉस्ट हो गई, उसको हम बोलते हैं कि करप्ट डेटा के वजह से आपका कुछ डेटा मिस हो गया, फाइन। देन फेलियर टू लोड इन्फॉर्मेशन, किस कभी कभी आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट डेटा लोड नहीं कर पाता, दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ मिसिंग डेटा। देन थर्ड इज द इनकम्प्लीट एक्सट्रैक्शन, मतलब जब डेटा कलेक्ट किया था तब डेटा कलेक्शन का प्रोसेस ही आपका इनकम्प्लीट हुआ, दैट्स व्हाई मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर मिसिंग डेटा, है ना। अब मिसिंग डेटा डेंजरस क्यों है, हमें इसे हैंडल क्यों करना है, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो प्रॉपरली आपके वर्क नहीं करेंगे अगर आपके डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है ना। अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस होंगे, इनएक्यूरेट एनालिसिस होगा, आपका मॉडल का परफॉर्मेंस इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली आप बोल सकते हो डिक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पर इस केस में हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है एंड दैट इज द रीजन थ्रू विच वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो सैंपल डेटा सेट है, देखो ये विथ मिसिंग वैल्यूज, तो यहाँ पर देखो नाम है एड्रेस है पर एज के अंदर वैल्यूज मिसिंग है, स्किल्स के अंदर वैल्यूज मिसिंग है, सो दिस विल क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द एनालिसिस, राइट, ओके। so this is how it works. Now I'll show you the solutions for missing values. सो मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं या क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है उन रोज को ही डिलीट कर दो जहां पर मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है ना। अगर आपके डेटा सेट में बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं तो आप एंटायर रोज को रिमूव कर दो। तो उसके लिए कैसा सिंटैक्स होता है, आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर डॉट ड्रॉप NA फंक्शन का यूज करते हो, ड्रॉप NA। तो ड्रॉप NA क्या करता है, वो चेक करता है कितने नल रोज हैं आपके पास, ठीक है। एंड देन थ्रेशोल्ड आप सेट कर सकते हो कि 70 to 75% अगर वैल्यूज मिसिंग है तो उस पर्टिकुलर कंप्लीट कॉलम को डिलीट कर दो,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है 75% दे दिया है, तो अगर उस पर्टिकुलर कॉलम के 75% वैल्यूज क्या है, नल है, तो भाई उसको डिलीट कर दो एंड इन प्लेस ट्रू कर दिया है, इसका मतलब ओरिजिनल डेटा सेट में से भी रिमूव कर दो, है ना। तो सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, उन वैल्यूज उन रोज को डिलीट कर देना। फाइन। सेकेंडली क्या है, रिप्लेस कर दो उनको मीन, मीडियन और मोड से। तो मीन, मीडियन और मोड से रिप्लेस करने का जो सीन है, ये कब होता है ना, जब आपके पास डेटा सेट में ज्यादा वैल्यूज या ज्यादा डेटा नहीं है, एंड अगर आप डिलीट करने चलोगे तो बहुत ही कम डेटा सेट आपके पास बचेगा। तो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग रोज, आप उन पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हो विद सम वैल्यूज, एंड आप कोई रैंडम वैल्यूज उसमें चूज नहीं करोगे। व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे मिसिंग वैल्यूज, तो सबसे पहले आपने काउंट कर दिया, एंड फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस हमने कंसीडर किया एंड उसके अंदर 46 ऐसे रोज हैं जिसके अंदर एज नल है। क्लियर, एज क्या है, नल है, 46 मिसिंग वैल्यूज है। तो आप क्या करोगे, जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है एज कॉलम के अंदर उनका मीन कैलकुलेट कर लोगे। मीन फंक्शन से डायरेक्टली मीन कैलकुलेट हुआ एंड यू गॉट 23। तो अगर एवरेज 23 है तो हम क्या कर देंगे, सारी के सारी नल वैल्यूज को उस मीन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे हमारा डेटा सेट भी बचा रहेगा एंड वैसे भी वो मीन है, तो इट डजंट अफेक्ट द एनालिसिस एनी मोर। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने अपनी इस पर्टिकुलर कॉलम में रिप्लेस कर दिया नल, एन नॉट अ नंबर, नल वैल्यूज को विद द मीन ऑफ इट, एंड स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज प्रिंट करवा दी। तो व्हाट यू डिड, यहाँ पर देखो आपने रिप्लेस कर दिया विद द मीन। ओके, एंड फिर आप मीडियन भी रिप्लेस कर सकते हो। मीडियन मतलब क्या होता है, तो जब अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, इंटरनली उसको सॉर्ट कर दिया जाए, इंटरनली उसको सॉर्ट कर दिया जाए, तो जो सेंटर वैल्यू होगी, ठीक है, जो सेंटर वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू होगी, उसको बोला जाता है मीडियन गाइस। क्या बोला जाता है, मीडियन। सो मीडियन इज द मिडल वैल्यू आफ्टर सॉर्टिंग, ये आपको याद रखना है ना। तो ये कब हम यूज करते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगेन मिसिंग वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, एंड अगर डेटा में काफी सारे आउटलायर्स प्रेजेंट है, उस केस में मीडियन को ज्यादा जो है ना कंसिडर किया जाता है। फाइन। नाउ मोड रिप्लेसमेंट, अब देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट मीन के जगह पे मीडियन हमने यहाँ पर डाल दिया, एंड देन वी आर जस्ट यूजिंग फिल एन ए फंक्शन। यहाँ पर हम मोड रिप्लेस कर रहे हैं। मोड क्या होता है, मोड मतलब कि आपके जो डेटा सेट है उसके अंदर मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, तो सपोज ये डेटा सेट है, मोस्ट रिपीटिंग आपका 3 है, तो ये हो गया आपका मोड। क्या हो गया, ये आपका मोड। तो मोड यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो, तो जो वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है वी कैन ऑल्सो फिल दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें होती हैं जिससे हम मिसिंग वैल्यूज हैंडल कर सकते हैं, उनके जगह रख सकते हैं। और बेसिकली ये जो मोड रिप्लेसमेंट है ना, ये मोड रिप्लेसमेंट मेजरली यूज किया जाता है कैटेगोरिकल डेटा में। कैटेगोरिकल यानी कि नंबर डेटा नहीं है वो, आपका कोई वर्ड्स है या समथिंग लाइक दैट, तो कैटेगोरिकल डेटा के अंदर ज्यादा मोड का यूज होता है। फाइन। अब थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है कि आप यूनिक कैटेगरी ही असाइन कर दे रहे हो। तो कैटेगोरिकल फीचर्स जैसे कि जेंडर है, मेल या फीमेल ही हो सकता है, राइट। सो विच हैव अ डेफिनेट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, हमें पता है मेल फीमेल, तो व्हाट वी डू, वी कैन असाइन एन अनदर क्लास फॉर द मिसिंग वैल्यूज, एग्जांपल अननोन। ठीक है, जिनका अवेलेबल नहीं है, व्हाट वी कैन जस्ट असाइन देम विद अननोन, क्योंकि हम किसी को भी ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि भाई अगर मिसिंग वैल्यू है तो मोड डाल दो भाई, कि या मीडियन डाल दो, कोई भी कंसीडर कर दो मेल या फीमेल। सो ये चीज तो एक्यूरेट होनी चाहिए, तो उस जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो विद अननोन, बिकॉज लिटरली यू डोंट नो द जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, है ना। तो यहाँ पर आप चेक करो फॉर एग्जाम्पल करंट स्किल्स वैल्यूज, तो आपके पास स्किल्स हैं एंड यहाँ पर 0, यहाँ पे नल, यहाँ पे 1, C++, 2, C समथिंग लाइक दैट। अब आपने क्या किया, अब ये नल है, अब स्किल्स भी आप किसी के भी पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स के अंदर, नल वैल्यूज के अंदर अगर आपका स्किल्स है तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते ना, आप अपनी मर्जी से कोई स्किल्स नहीं ऐड कर सकते। तो उस केस में व्हाट यू डू, यू जस्ट फिल इट बाय अननोन, है ना। सो ऐसे आप इसको कर सकते हो। फाइन। देन प्रेडिक्टिंग द मिसिंग वैल्यूज, अब एट द एंड हमारे पास मशीन लर्निंग है, तो वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट इट बाय जस्ट अप्लाइंग एनी ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल। तो वो जस्ट प्रेडिक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कोई आपको लिखने बोलेगा, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। मिसिंग वैल्यूज का आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं, सोल्यूशंस क्या क्या है ऑन मिसिंग वैल्यूज। सबसे पहले बात, डिलीटिंग रोज, आप उन रोज को ही डिलीट कर दो, रिप्लेस कर दो बाय मीन, मीडियन, मोड। थर्ड, यूनिक कैटेगरी असाइन कर दो, यानी अननोन असाइन कर दो, और मिसिंग वैल्यूज प्रेडिक्ट कर लो मॉडल थ्रू। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमने समझनी फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। क्लियर। नाउ एनालिटिक्स टाइप्स,
क्या क्या टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स प्रेजेंट है नाउ इन दिस पार्ट, ठीक है, ये हम समझ लेंगे। ये 3 चीजें हैं जो कि एनालिटिक्स के टाइप्स हैं, एंड ये जो मैंने अभी आपको बोला, सबसे पहला आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू थ्रू थ्योरी पार्ट। सी, हमें पता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। स्टिल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या यूज करता है? इट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा, इट यूजेस स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स, इट यूजेस मशीन लर्निंग टेक्निक्स। क्यों? ताकि ये फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर पाए, है ना। तो ये तो हमने एकदम स्टार्ट में देख लिया था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है। तो exactly what will happen in the future, we are just predicting it through the data set we have now, okay, or the past data set, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। सिंपल इतना सा याद रखो कि ये क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर एनालिटिक्स इज आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, है ना। तो सबसे पहली बात, इट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा, हमें समझ में आ गया। मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करता है टू प्रेडिक्ट, तो रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये तीनों भी टाइप के मॉडल्स यूज होते हैं, ओके। फिर प्रेडिक्शंस मिलते हैं, यानी कि आउटपुट्स हमें मिलते हैं, दैट पर्टिकुलर आउटपुट कैन बी प्रोबेबिलिटी, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ओके, या फिर फ्यूचर ट्रेंड्स वगैरह हमें मिल सकते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आपको समझ में आ गया। एग्जांपल में आप फ्रॉड डिटेक्शन बोल सकते हो, इसका एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो ही दे दिया, ठीक है। नाउ 3 चीजें हैं, तो प्रेडिक्टिव है। सेकंड इज योर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब है कि पास्ट डेटा, what exactly happened in the past, okay। तो डिस्क्रिप्टिव आप याद रखो, ये कहाँ पे फोकस करता है? पास्ट डेटा पे फोकस करता है। एंड व्हाट क्वेश्चन डज इट आंसर्स? व्हाट हैपेंड, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है कि ये क्या करता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को समराइज करता है इनटू आप रिपोर्ट्स बोल सकते हो, डैशबोर्ड्स, चार्ट्स वगैरह के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इट डील्स विद पास्ट डेटा एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, इट यूजेस एग्रीगेशन, डेटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल मेजर्स, एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि आप पास्ट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और चार्ट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो मंथली सेल्स रिपोर्ट, है ना, आपका ये क्या है? मंथली सेल्स रिपोर्ट, तो पास्ट एक मंथ की निकालोगे आप। तो दिस इज हाउ योर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वर्क। वेब ट्रैफिक एनालिसिस, कस्टमर परचेज हिस्ट्री समरी, सो दीज आर द थिंग्स यू डू इन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है? मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेशंस, डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें आप डैशबोर्ड्स दिखा सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉस टैब्यूलेशन, तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप कंपेयर करते हो, क्रॉस टैब्यूलेशन में आप अलग अलग कैटेगरीज के बीच का रिलेशन कंपेयर कर रहे होते हो, है ना। तो अभी तक आपने क्या समझा? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फ्यूचर पे फोकस करता है, और कौन सा क्वेश्चन आंसर करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड दिस प्रेडिक्शन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स फोकस करता है ऑन पास्ट, एंड क्या क्वेश्चन का आंसर करता है? व्हाट हैपेंड, है ना। एंड उस पास्ट की चीजों को इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स एंड ऑल रिप्रेजेंट करता है। 2 चीजें समझ में आ गई। नाउ द थर्ड थिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है, इट इज नॉट द थिंग जो आप कह सकते हो कि ये सिर्फ फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट कर रहा है, ओके। आप ये समझो कि ये फ्यूचर आउटकम्स तो प्रेडिक्ट कर ही रहा है, बट ऑल्सो इट इज सजेस्टिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, या फिर अगर आपने ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। इफ यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, तो व्हाट विल हैपन इफ यू डू दिस, व्हाट विल हैपन इफ यू डू दिस, ओके। या फिर सिंपल लैंग्वेज में इट विल टेल अस व्हाट शुड वी डू नाउ to get this particular result in future। समझ में आ रही है बात? So this is how your prescriptive analytics work, okay। तो बेसिकली प्रेडिक्टिव में हमें क्या दिखा कि क्या हो सकता है ना। प्रेडिक्टिव के बारे में मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से हमें पता चला कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। इन प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस यू विल गेट टू नो कि आपको अभी क्या करना चाहिए टू गेट द पर्टिकुलर और डिजायर्ड रिजल्ट इन फ्यूचर, ठीक है। सपोज गूगल मैप्स प्रेडिक्ट करते हैं ट्रैफिक ऑन वन रूट, ओके। तो जो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है वो सिर्फ ट्रैफिक प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग यू द बेस्ट अल्टरनेट रूट जिससे आप अपने डेस्टिनेशन तक फास्ट पहुंच सकते हो। दैट इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। क्लियर? अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। सो यहाँ पर यू कैन सी मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। वाई? क्योंकि इसमें प्रेडिक्शन इन्वॉल्व है, ऑप्टिमाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स कंबाइंड है। क्लियर? देन इट प्रोवाइड्स recommendations एंड डिसीजन ऑप्शंस। तो ये क्या करता है? बेस्ट पॉसिबल एक्शन सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमें कस्टमर को रेकमेंड करना चाहिए ताकि ही कैन परचेज इट,
Okay, that is also the part of prescriptive analytics. Evaluates the implications of each decision. हर एक decision का okay आपका evaluation होता है. It analyzes results of every possible decision. क्या होगा अगर आपने ऑप्शन ए को चूज किया एंड क्या होगा अगर आपने ऑप्शन बी को चूज किया. That is the part of prescriptive analysis. I hope you got it. जीपीएस का एग्जांपल आई गेव यू, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड ऑल, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो. कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है, तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज होता है, बेस्ट डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम है ये. सिमुलेशन मॉडल्स का यूज होता है ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस को वर्चुअली टेस्ट कर पाओ. डिसीजन ट्रीज का हम यूज कर सकते हैं ताकि हम बेस्ट एक्शन चूज कर पाए बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज. क्लियर? नाउ लेट्स कंपेयर ऑल द थ्री. दिस आर द इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स टाइप्स गाइस, तो प्लीज इस चीज को याद रखो. कंपैरिजन भी आ सकता है एंड आपको डिटेल में भी तीनों पूछे जा सकते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव में वी जस्ट आंसर व्हाट हैपेंड इन पास्ट, प्रेडिक्टिव में वी से व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एंड प्रेस्क्रिप्टिव में वी आंसर व्हाट शुड वी डू नाउ. ओके, पास्ट, हिस्टोरिकल प्लस करंट एंड दिस इज हिस्टोरिकल प्लस फ्यूचर. आउटपुट में हमें डिस्क्रिप्टिव में रिपोर्ट्स चार्ट्स दिख जाएंगे, यहाँ पे फॉरकास्ट प्रोबेबिलिटी दिख जाएगी, यहाँ पर रिकमेंडेशंस और एक्शंस दिख जाएंगे. कॉम्प्लेक्सिटी लो, मीडियम, हाई. ओके, टूल्स कौन से यूज होते हैं, एसक्यूएल और पावर बीआई टूल्स काइंड ऑफ, एमएल मॉडल्स एंड ऑप्टिमाइजेशन इंजन्स. ठीक है, कितना ज्यादा सिंपल से थी ये तीनों चीजें, जस्ट आपको ये समझना था. नाउ एसोसिएशन रूल्स के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है. एसोसिएशन रूल माइनिंग फाइंड्स इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स अमंग लार्ज सेट्स ऑफ डेटा आइटम्स. ओके, तो जो एसोसिएशन रूल माइनिंग है, इट फाइंड्स रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स इन लार्ज डेटा सेट्स. क्लियर? लार्ज डेटा सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उन आइटम्स के बीच में, वो फाइंड आउट करने के लिए एसोसिएशन रूल माइनिंग का यूज होता है. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो कौन से आइटम्स हैं जो कि यू कैन लाइक द कस्टमर्स कैन परचेज इट टुगेदर, है ना. अगर हमें ये चेक करना है, प्रेडिक्ट करना है कि कौन से आइटम्स जो यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो एक साथ परचेज कर सकते हैं, वो चीजें हमें एसोसिएशन रूल से पता चलती हैं. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग. क्लियर? तो पर्पस ऑफ एसोसिएशन, अब यहाँ पर क्या दिया, मार्केट बेस्ड एनालिसिस. तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें आपको मार्केट एनालिसिस में हेल्प करेंगी. सपोज कस्टमर, कोई भी कस्टमर है, अगर वो ब्रेड ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मिल्क भी परचेज करेगा, खाली ब्रेड तो खाएगा नहीं वो बैठ के, है ना. सो जो ये सिस्टम है ये डिस्कवर करता है ये ऐसी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स को ऑटोमेटिकली. इसी को बोला जाता है मार्केट बेस्ड एनालिटिक्स. क्लियर है? तो क्या क्या आप बोल सकते हो अब मार्केट बेस्ड एनालिटिक्स में, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्रेड और मिल्क एग्जाम्पल, बस यही आपको कंसीडर करना है. तो ऐसा समझो कि जो स्टोर्स वगैरह है वो इसको यूज करते हैं फॉर प्रोडक्ट प्लेसमेंट या रेकमेंडेशंस या फिर ऑफर्स लगाने के लिए. ठीक है, अब पर्पस क्या है, जैसे मैंने बोला पर्पस ऑफ एसोसिएशन रूल, तो क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग मतलब कि आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स सजेस्ट करने का काम जो है वो एसोसिएशन रूल कर सकता है ना. अगर कोई बंदा लैपटॉप ले रहा है ना, तो वो माउस भी ले सकता है. एसोसिएशन रूल से हमें इसके बारे में पता चल रहा है ना. चाहे तो और भी चीजें इसके अंदर ऐड हो सकती है, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू. तो ये है क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग यानी कि रिलेटेड प्रोडक्ट सजेस्ट करना. कैटलॉग डिजाइन, आप अपने प्रोडक्ट्स को स्मार्टली अरेंज करो ताकि रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके कैटलॉग में साथ में नजर आए. ठीक है. प्रोडक्ट प्लेसमेंट मतलब आप रिलेटेड आइटम्स को स्टोर्स के अंदर भी जो है ना एक जगह या फिर एक केबिन के अंदर कंसीडर करके प्लेस करो. देखो आप देख सकते हो मॉल्स वगैरह में आप जाओगे तो एक वुमेन सेक्शन होगा, मेन सेक्शन होगा, तो वुमेन सेक्शन के अंदर सारी चीजें अलग. ऐसा भी हो सकता था ना भाई सब चीजें एक ही जगह हो, बट still what happens, product placement matters. स्नैक्स वगैरह का डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, आपके परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स का डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, है ना. आपके यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट इज डिफरेंट. सो ये सारे प्रोडक्ट प्लेसमेंट आर द थिंग्स जो कि यहाँ पर एसोसिएशन रूल से हमें पता चलते हैं. वी हैव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एज वेल. आप कॉम्बो ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो, राइट. कोई आप अलग अलग प्रोडक्ट्स का कॉम्बो डिजाइन कर सकते हो ताकि लोग उसको इजीली परचेज कर सके. सेल कैंपेन एनालिसिस, है ना. आप कस्टमर परचेज का जो बिहेवियर है वो समझ पाते हो इन एनालिसिस. वेब लॉग एनालिसिस, आप वेबसाइट यूजर एक्टिविटी भी कंसीडर कर सकते हो. बायोलॉजिकल सीक्वेंस एनालिसिस, तो जो मेडिकल या बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होते हैं उनका भी एनालिसिस आप कर सकते हो. सो दिस इज द पर्पस ऑफ एसोसिएशन रूल्स. कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात, अब यू कैन आंसर मार्केट बेस्ड बास्केट एनालिसिस, टेलीकम्युनिकेशन, क्रेडिट कार्ड्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, बास्केटबॉल गेम एनालिसिस. तो ये हर जगह आप एनालिसिस एसोसिएशन
एसोसिएशन रूल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स। तो सबसे पहली बात आइटम सेट, आई क्या होता है आपका, आइटम सेट होता है। आइटम सेट दिख रहा है ना, ये सेट है आपके पास, ये सेट है। तो आपके पास आइटम का सेट होता है जिसके अंदर आपके पास वन और मोर आइटम्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। फिर आप बोलते हो यहाँ पर कि आपके पास ट्रांजैक्शन है टी, ठीक है, अ सेट ऑफ आइटम सच दैट टी इज द सबसेट ऑफ आई, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन क्या है, अगर कोई आइटम परचेज हुआ है so you can say कि ये आइटम इज परचेज्ड इन दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइटम सेट, ओके। ट्रांजैक्शन डेटाबेस डी, तो आपने आपने बिल है, आपने मॉल से आपने खरीदी करी है एंड काफी सारे आइटम्स आपने ले लिए, ठीक है। तो वो एक आइटम आपका ट्रांजैक्शन टी था एंड ये पूरा का पूरा आपका ट्रांजैक्शन डेटाबेस डी है, यानी सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है टी, इट कंटेन्स दिस, चलो हम सिंपल लैंग्वेज में इसको पहले समझने की बात करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। सबसे पहली बात देख लो यहाँ पर मार्केट बास्केट ट्रांजैक्शन के अंदर, ये एक ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कस्टमर आया, उसने ब्रेड बटर और मिल्क लिया, ठीक है। फिर ब्रेड जैम बटर फिर मिल्क कुकीज, तो ये क्या है, 5 कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसोसिएशन रूल कैसे बनाया, हमने ये बताया कि हम जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा बंदा है जो अगर ब्रेड खरीद रहा है, सपोज हमने ब्रेड लिया, तो ब्रेड के साथ क्या क्या चीजें हैं। अब ये ब्रेड अगर मैं देखूं तो ये ब्रेड 2 जगह है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे बटर है, मिल्क है, जैम है, बटर है, तो यहाँ मिल्क नहीं है लेकिन बटर तो है ना। यहाँ पर बटर और एग्स, तो तीनों में कॉमन क्या निकला, बटर। तो हमने ब्रेड का एसोसिएशन किसके साथ बताया, बटर के साथ, ठीक है। अब 2 चीजें ले ली, चलो मिल्क और ब्रेड ले लिया। अब मिल्क और ब्रेड ले लिया, तो मिल्क और ब्रेड के साथ क्या चीज है, तो सिंपल सिर्फ यहाँ पर क्या है आपका बटर है, तो ऐसे आपने रूल बना दिया। फिर बटर जैम के बारे में अगर हम देखें तो आई जस्ट क्लियर दिस, आपके पास क्या है, बटर है और क्या है, जैम है, ठीक है। तो बटर और जैम के साथ क्या है आपके पास, सॉरी ब्रेड और जैम, ब्रेड और जैम के साथ क्या है आपके पास, बटर है ना। मिल्क अगर कोई बंदा ले रहा है, सी अगेन आई जस्ट क्लियर दिस आउट, क्या है, अगर कोई बंदा मिल्क ले रहा है, चलो मिल्क मिल्क मिल्क, तो कौन सी चीज जो कॉमन है, ब्रेड बटर, कुकीज ब्रेड, ब्रेड बटर जैम, तो ब्रेड दिख रहा है मुझे हर जगह पे सिमिलर, तो ये क्या बन गया हमारा एसोसिएशन रूल। सो दिस इज हाउ आप फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्रिएट कर सकते हो जो कि अपीयर कर रहा है आपके मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में, जरूरी नहीं है कि सभी में करेगा पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में आपका दिख रहा है, ठीक है। नाउ सो फ्रीक्वेंट आइटम सेट डेफिनेशन के अंदर आपको आइटम सेट तो समझ में आ गया, ठीक है। आइटम सेट यानी कि कलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम्स, जैसे कि ये कलेक्शन है, इसको आइटम सेट बोला जाएगा। वैसे ही के आइटम सेट होते हैं, मतलब एक आइटम सेट के अंदर काफी सारे यानी के नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते, ठीक है। सपोर्ट काउंट होता है यहाँ पे, सपोर्ट काउंट दैट इज सिग्मा। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन आइटम सेट, उस पर्टिकुलर आइटम सेट की ऑकरेंस क्या होता है, सपोर्ट काउंट। तो फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बटर कितनी बार अकर हुए हैं, 4 टाइम्स, so दिस इज द सपोर्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम सेट, ठीक है। फिर सपोर्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कंटेन एन आइटम सेट। तो अगर ब्रेड है तो उसके साथ बटर भी है, ऐसे कितने सारे हैं, 4 हैं, और ब्रेड ही है उसमें कितने हैं, 5, तो ऐसे आप क्या करते हो, सपोर्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये देखो सपोर्ट का फॉर्मूला आपका ये क्या है, आप एक्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बटर, बटर के साथ ब्रेड भी लिया, ठीक है। तो ऐसा आपके पास कितने सपोर्ट हैं, तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक तो उनका सपोर्ट काउंट आएगा आपके पास और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रांजैक्शन जिसमें एक्स अकर किया है, क्लियर। सपोर्ट का एग्जांपल देखो, ब्रेड बटर है तो ब्रेड बटर एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऐसे आ गया, सिंपल है ना। तो आप ऐसे क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो। फिर आपके पास होता है कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पर बस इतना चेंज हुआ है, ऊपर क्या था, ट्रांजैक्शन का नंबर था, यहाँ पर क्या है आपका सपोर्ट वैल्यू ऑफ ओनली एक्स, सपोर्ट वैल्यू ऑफ ओनली एक्स, क्लियर है बात। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात हुई एंड यहाँ पर ओनली द सपोर्ट काउंट ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये सपोर्ट इसका एंड उसी के अंदर अगर हम देखें सिर्फ ब्रेड का भी, तो भी आपके पास सेम है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, है ना। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो फॉर एसोसिएशन रूल काइंड ऑफ पार्ट, ओके। तो सपोर्ट काउंट और सपोर्ट दोनों चीजें अलग हैं, ये आपको याद रखना है। सपोर्ट काउंट क्या होता है, सपोर्ट काउंट इज दिस एंड सपोर्ट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के लिए दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ अ प्रायोराई एल्गोरिथम, ठीक है, अ प्रायोराई एल्गोरिथम, आई
फील आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अगर नहीं तो आप इसको अपने एंड पे समझ सकते हो, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिदम है, इट इज यूज्ड टू फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन अ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस एंड डिराइव एसोसिएशन रूल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके एसोसिएशन रूल रिलेटेड ही ये एल्गोरिदम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज हम क्यों करते हैं, टू फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फाइंड आउट करने के लिए, एसोसिएशन रूल्स को जनरेट करने के लिए फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेटाबेस हम इसको यूज करते हैं। मतलब सिंपल अंडरस्टैंड करो, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कौन से आइटम्स फ्रीक्वेंटली साथ में परचेस्ड किए जा रहे हैं, दैट्स इट, क्लियर। तो आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, बट क्या है, अप्रायोराई एल्गोरिदम। तो अप्रायोराई एल्गोरिदम से हमें पता चलता है कि कौन से आइटम्स फ्रीक्वेंटली साथ में जो है परचेज किए जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो मेन आइडिया तो इसका यही है। अब यहाँ पे ये देख लो, आपके पास ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन है, आपने यहाँ पर निकाला भाई इन दोनों की सपोर्ट टू, एंड फिर आप बता रहे हो कि भाई ये है जो सबसे ज्यादा क्या किए जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली बाय किए जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इनिशिएट कर दो एक के वेरिएबल को, दैट इज वन, यानी कि वी विल स्टार्ट विद द वन आइटम सेट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जनरेट करोगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स ऑफ लेंथ 1, यानी कि व्हाट यू विल डू, यू विल जनरेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, मतलब आप सपोर्ट काउंट फाइंड आउट करोगे फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम। जितने भी आपके पास आइटम सेट्स हैं, हर एक इंडिविजुअल आइटम के लिए सपोर्ट काउंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर आप उसको रिपीट करोगे अंटिल नो न्यू फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर आइडेंटिफाइड। और हर एक आइटरेशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले जनरेट करोगे कैंडिडेट आइटम सेट, है ना, कैंडिडेट आइटम सेट जनरेट करोगे, फिर रिमूव करोगे इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को, जो कि ज्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको रिमूव कर दोगे। प्रून करना मतलब रिमूव करना। फिर उसके बाद आप सपोर्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करोगे, देन यू विल एलिमिनेट द कैंडिडेट्स, यानी कि आप सिर्फ फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को रखोगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक एल्गोरिदम या फिर स्टेप्स आप कंसीडर कर सकते हो फॉर दिस एल्गोरिदम। अब अगर इसका वर्किंग एग्जांपल देखें ताकि आप इसको समझ पाओ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डेटाबेस विद द 4 ट्रांजैक्शंस, एंड यहाँ पर आपको गिवन है ट्रांजैक्शन 100 है, एसीडी ट्रांजैक्शन 200 है, ट्रांजैक्शन 300, ट्रांजैक्शन 400। तो मिनिमम सपोर्ट यहाँ पर आपको गिवन है 50%, ओके। मिनिमम सपोर्ट यानी कि एक आइटम सेट जो है वो एटलीस्ट दो, इट मस्ट अपीयर फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। अगर उसको फ्रीक्वेंट बनना है, अगर उसको फ्रीक्वेंट आइटम सेट की लिस्ट में आना है, तो उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स अपीयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ए आ जाएगा, सी की बात करें तो सी 3 बार है, डी की बात करें तो डी एक ही बार है, तो डी विल नॉट कम इन द फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ठीक है। फिर बी 2 बार है, फिर ई की बात करें, ई भी 2 बार है, तो अगर यहाँ से हम समझें तो डी है जो कि सिर्फ एक ही बार अपीयर कर रहा है ना। तो यहाँ इस केस में मिनिमम सपोर्ट हमारा क्या है, मिनिमम सपोर्ट है हमारा 50%, यानी कि 2। डी को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, वाई, बिकॉज इट ओनली अपियर्स 1। तो ये कौन सा स्टेप किया हमने, यहाँ पर हमने ये सेकेंड वाला स्टेप किया। फर्स्ट वाले स्टेप में हमने सबके देख लिए, लेंथ ऑफ के फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हमने देख लिए। नाउ सेकेंडली हमने रिमूव कर दिया उस पर्टिकुलर सेट को जो कि इज नॉट अकरिंग फ्रीक्वेंटली, एंड ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि मिनिमम सपोर्ट क्या है, 50% है, यानी कि 2 है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे आइटम सेट में बचा ए, बी, सी और ई, है ना। तो ये हमारे आइटम सेट में आप बचा है। अब आप क्या करोगे, अब आप जनरेट करोगे 2 आइटम सेट्स, 2 आइटम सेट, 2 डैश आइटम सेट्स, मतलब कि ये तो ये है, ये सिंगल आइटम सेट्स हैं, ठीक है, ये सिंगल आइटम सेट्स हैं। अब आपको 2 सपोर्ट आइटम सेट्स जनरेट करने हैं, मतलब कि अब आप कंबाइन करोगे फ्रीक्वेंट 1 आइटम सेट्स को। तो कौन से पेयर जनरेट हो सकते हैं मुझे बताओ, ए बी हो सकता है ना। फिर आपके पास ए के अगर सारे हम देख लें तो ए सी हो सकता है, फिर आपके पास ए ई हो सकता है, फिर आपके पास आप यहाँ पे अगर ए के सारे हो गए तो यू कैन कंसीडर बी सी, फिर यू कैन कंसीडर बी ई, ठीक है, फिर यू कैन ऑल्सो कंसीडर सीई। तो ये हो गए दो के कॉम्बिनेशन वाले आइटम सेट्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इनका सपोर्ट कैलकुलेट करोगे, मतलब ए बी। अब आप देखोगे ए बी कितनी बार जो है ना अकर कर रहा है। अब ये जो 2 सेट वाले बनाए, इन सबको हम जैसे अभी 1 सेट का देखा, सिमिलर वे में हम लोग अपने आइटम सेट में चेक करेंगे कि ए और बी एक साथ कितनी बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर मिनिमम 2 बार एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे एज फ्रीक्वेंट, अदरवाइज उनको रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहली बात ए बी का चेक करें तो ए यहाँ पर है लेकिन बी नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि दिस एग्जिस्टेड 1 टाइम, ठीक है। अब ए सी को देखें तो ए सी, ठीक है, फिर यहाँ पर भी ए सी, तो 2 बार एग्जिस्ट कर दिया, विल कम इन द फ्रीक्वेंट पार्ट, ठीक है। अब आई कैन से यहाँ पर आई जस्ट टेक अनदर,
अगर यहाँ पे ए और ई को देखूं तो ए के साथ ई नहीं है, नहीं है, ए और ई एक ही बार एग्जिस्ट करता है तो ये 1 आ गया। बी और सी को देखो, बी और सी 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है। बी और ई, बी ई बी ई बी ई भाई 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सीई की बात करें तो सीई एक बार, सीई 2 बार, यानी ये भी 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को रिमूव कर देना है। तो कौन से रिमूव होंगे, ये होगा, है ना। तो अब मेरे पास कितने बचे, ए सी बचा, फिर बी सी, बीई और सीई बचा। अब आप क्या करोगे, 3 आइटम सेट्स बनाओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, L2 आइटम सेट्स को कंबाइन करोगे, इनको L2 आप बोलोगे और फिर L3 क्रिएट करोगे। तो L3 कैसे क्रिएट हो सकती है मुझे बताओ, ए सी और क्या है, बी है और ई भी है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यू विल जस्ट मेक लाइक बी सी ई एंड फिर इसको कंसिडर करके आप आगे बनाओगे तो दिस विल मेक श्योर। अब यहाँ पर ए भी है आपके पास तो आप ऐसे करके काफी सारे 3 जो भी है ना बना लोगे, जैसे कि ए सी बी। तो अब इनमें से अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंटली कौन सा अकर करेगा, तो साफ सी बात है यहाँ पर ए एक ही के अंदर है तो ए सी ए एक ही के अंदर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं बी सी ई और बी सी ई यही है जो 2 बार अकर कर रहा है। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ माय थर्ड आइटरेशन आई विल गेट बी सी ई। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल, ठीक है। तो अभी आप ऐसे बोल सकते हो कि बी सी ई जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो आप 1 से चलोगे, फिर आप L2 पे आओगे, फिर आप L3 करोगे, मैक्स L3 तक आप करते हो, क्लियर। तो ये बेसिक एग्जांपल था अप्रोयरा एल्गोरिदम का। बाय द वे यहाँ पर ये देखो इसका ही है, ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया है, यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेन किया, वो आप ऐसे प्रॉपरली करोगे। आप फर्स्ट आइटम सेट क्रिएट करोगे, ऐसे बनाओगे, उसके काउंट लिखोगे एंड देन यू विल जस्ट टेल कि कौन से आपको प्रून करना है, मतलब रिमूव करना है। फिर आप 2 ये बनाओगे, 2 के बनाओगे तो आपको अब पता चला कि आपको कौन से प्रून करने हैं, कौन से रखने हैं। एंड एट द एंड 3 आइटम सेट्स का आपने ये बना लिया, क्लियर। फिर आप जनरेट करोगे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल्स, तो हर एक का एसोसिएशन रूल आप यहाँ पर दिखाओगे एंड थ्रू दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला सपोर्ट और कॉन्फिडेंस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू वर्क एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट एसोसिएशन रूल्स से कि कौन से आइटम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली बाय हो रहे हैं, ठीक है। नाउ एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम की बात करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ गया एग्जैक्टली क्या है अप्रोयरा एल्गोरिदम एंड सिंपल आप इसके बारे में समझ पा रहे हो, है ना। Now let's understand the important thing that is FP growth algorithm and ये algorithm सबसे ज्यादा फास्ट और efficient कंसिडर की जाती है। if I say कि कंपेयर करें हम अप्रोयरा एल्गोरिदम से तो एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम जो है इट इज मोर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब एफपी ग्रोथ क्या है, एफपी ग्रोथ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ। अब इसको हम यूज करते हैं द सेम थिंग फॉर द सेम थिंग, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फाइंड आउट करने के लिए और एसोसिएशन रूल्स को जनरेट करने के लिए। जो सेम काम अप्रोयरा एल्गोरिदम का था वही, ओके। अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे, वो जो कैंडिडेट सेट्स हम बना रहे थे वो आप यहाँ पर जनरेट नहीं करोगे, लार्ज कैंडिडेट स्टेट्स आप यहाँ पर जनरेट नहीं करोगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, तो अप्रोयरा और एफपी ग्रोथ के बीच में डिफरेंस आप क्या बता सकते हो, यू कैन से कि अप्रोयरा के अंदर आप कैंडिडेट आइटम सेट्स जनरेट करते थे, है ना, मल्टीपल स्कैन्स करने पड़ते थे एंड इट वाज स्लोअर फॉर लार्ज डेटा सेट्स। एफपी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट जनरेट नहीं करना, एफपी ट्री स्ट्रक्चर का यूज करना है, ऐसे आपको एफपी ट्री स्ट्रक्चर का यूज करना है, ठीक है। एंड इट इज मोर फास्टर एंड एफिशिएंट देन अप्रोयरा एल्गोरिथम, ठीक है। फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई एफपी की, बस इतनी याद रखो, फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। तो इस ट्री से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या करना है, आपको एक ट्री स्ट्रक्चर जनरेट करना है विच इज यूज्ड टू स्टोर द ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप्स अगर आपको समझाऊं तो सिर्फ 2 मेन स्टेप्स हैं आपके एफपी ग्रोथ के। द फर्स्ट स्टेप इज बिल्ड एफपी ट्री, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एफपी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेटाबेस, है ना। आप क्या करोगे, 2 पासेस होंगे, सबसे पहला पास, सेकेंड पास। तो जो फर्स्ट पास है उसके अंदर आप डेटाबेस को स्कैन करोगे, यानी कि आप सारे आइटम्स का सपोर्ट जो है वो काउंट करोगे, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से इनफ्रीक्वेंट आइटम्स रिमूव कर दोगे, ओके। एंड देन अपने आइटम्स को सॉर्ट कर दोगे ताकि आपकी जो ट्री है वो कॉम्पैक्ट दिखे। सॉर्ट करना मतलब कि जो आपने रिमूव कर दिया एंड सारे अब आइटम्स फ्रीक्वेंट वाले आइटम्स हैं तो वो रिमेनिंग फ्रीक्वेंट आइटम्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर सॉर्ट कर दोगे, ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट फॉर्मेट के अंदर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया बात। तो दिस वाज द ओके डिक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर आई वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पास। सेकेंड पास के अंदर ना आप क्या करोगे, अपने ट्रांजैक्शन को इंसर्ट करोगे इन द एफपी ट्री,
ठीक है। तो जो कॉमन पाथ्स होंगे वो अपने नोड्स को शेयर कर रहे होंगे। अगर आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। इससे आपकी मेमोरी सेव रहेगी और आपकी रिडंडेंसी रिड्यूस होगी। अब स्टेप 2 की अगर हम बात करें, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंट पैटर्न्स फ्रॉम द एफपी ट्री। यानी कि अब आपको ह्यूज कैंडिडेट जनरेशन नहीं करना है लाइक अप्रोय राय। आप जस्ट क्या करोगे, आप फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जो कि सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, बस उन पर्टिकुलर आइटम्स को यहाँ पर आप कंसीडर करोगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आपके पास 10 ट्रांजेक्शंस गिवन है, ठीक है, ये 10 ट्रांजेक्शंस आपको गिवन है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आपके पास हेडर टेबल में क्या हो सकता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब ये लेवल वाइज आप दिखा सकते हो ट्री भी जनरेट करके, अदरवाइज आई टेल यू सिंपल आप इस टेबल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। अब ये तो आपका गिवन ट्रांजैक्शंस हो गए, आपको इसको कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले आप ए देखोगे, फिर आप बी, फिर बी, फिर सी, 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 तो आपके पास कितनी बार ये एग्जिस्ट कर रहा है वो आप बताओगे। सबसे पहले तो ए है, फिर ए के साथ बी है, बी कनेक्टेड है, अब ये टोटल कितनी बार एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपने बता दिया, ठीक है, इनका सपोर्ट आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया एंड यू हैव जस्ट शोन कि ये क्या है, लेवल है। क्लियर? तो बस इतना आपको करना है एंड दिस इज द सिंपल थिंग। एंड आइटम्स जो मोर फ्रीक्वेंटली अकर करेंगे वो क्लोज रहेंगे आपके रूट के। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर नीचे जाते जाते आपका जो है काउंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऊपर इज द काउंट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम, है ना। वैसे इतना डिटेल में आपको कुछ एग्जाम्पल थ्रू नहीं आएगा, आया तो सिर्फ अप्रोयरा आएगा जिसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है। तो अगर आप सिंपल इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हो तो दैट इज इनफ, ठीक है। तो एफपी ट्री की मोस्टली थ्योरी कंसीडर करते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लो, सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ 2 पासेस होते हैं, डेटा सेट कॉम्प्रेस हो जाता है, कैंडिडेट जनरेट नहीं होता है, इट इज फास्टर देन अप्रोयरा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हो सकता है मेमोरी में फिट ना हो, एक्सपेंसिव टू बिल्ड, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन एंड डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, ओके, incrementally। क्लियर है? सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। सो आई जस्ट वांट टू से कि आप एफपी का सिर्फ क्या करो, थ्योरी प्रिपेयर कर लो, अगर क्वेश्चन आता है तो आई जस्ट मेक मतलब एक प्रॉपर उसके ऊपर एक पीवाईक्यू आई सॉल्व एंड अपलोड, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क। नाउ रिग्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है, हमने देखा है कि भाई क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है, क्लस्टरिंग होता है, तीनों का डिफरेंस, तीनों का मतलब बहुत अच्छे से हमें पता है ना। सो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको उन तीनों का डिफरेंस नहीं पता तो आई जस्ट मेक श्योर मैं आपको अच्छे से समझा दूं। आपके पास क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है एंड क्लस्टरिंग होती है ना। तो इस केस में क्या होता है, ये तीनों के ऊपर आपका मशीन लर्निंग काम करता है। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो, जस्ट क्लासिफाई करते हो कि भाई ये कैट है, ये डॉग है ना, ये ह्यूमन है, ऐसे आप क्लासिफाई कर पाते हो, लेकिन वो प्री डिफाइंड आपके पास आउटपुट्स होते हैं एंड आप बस क्लासिफाई करते हो कि भाई ये कैट है, ये डॉग है। रिग्रेशन में आप क्या करते हो, वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हो कि भाई ये अगर वेरिएबल्स है तो क्या आउटपुट होना चाहिए, अगर ये नंबर ऑफ रूम्स है, ये नंबर ऑफ मतलब फैसिलिटीज हैं, तो हाउस प्राइस क्या होना चाहिए। तो हाउस प्राइस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आप प्रेडिक्ट करते हो थ्रू रिग्रेशन, ओके। क्लस्टरिंग में आप ग्रुप कर पाते हो, है ना, सिमिलर जो आपके आइटम्स होंगे उनको आप ग्रुप कर पाते हो। तो इनमें से जो रिग्रेशन वाला पार्ट है वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट, ओके। तो अगेन एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये ग्राफ जो है यही लीनियर रिग्रेशन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। दो चीजें होती हैं, देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है एक्स लेट सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है बंदे का, जिससे हम उसकी सैलरी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, सैलरी। तो x है आपके एक्सपीरियंस और y है आपकी सैलरी। तो यहाँ पर मुझे बताओ, एक्सपीरियंस डजंट नीड एनी ऑफ द अदर डिपेंडेंसी, तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो है ना, डिफरेंट डेटा सेट यहाँ पर आपके प्लॉट कर दिए गए हैं एंड अकॉर्डिंगली जो बेस्ट फिट लाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी गई है थ्रू लीनियर रिग्रेशन। अब अगर फ्यूचर में किसी का वर्क एक्सपीरियंस आता है तो उससे हम उसकी सैलरी प्रेडिक्ट कर पाएंगे बाय दिस पर्टिकुलर ट्रेन्ड मॉडल, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल था, एकदम बेसिक सा। अब कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए फॉर लीनियर रिग्रेशन। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपके वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सपीरियंस और सैलरी का बीच का रिलेशनशिप आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंडली, आप डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप
सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। फिर दिस रिग्रेशन टेक्निक्स फाइंड आउट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x दैट इज इनपुट एंड y दैट इज आउटपुट, हेंस इसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन। तो अगर x गिवन है तो ये y फाइंड आउट कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। समझ में आ रही है बात? और ये जो होती है लाइन, उसको बेस्ट फिट लाइन बोला जाता है मॉडल की, है ना। ये सिंपल सी आपका क्या था, एकदम की पॉइंट से जो आप याद रख सकते हो फॉर थ्योरी। अब हाइपोथेसिस फंक्शन क्या होता है लीनियर रिग्रेशन का, दिस इज द हाइपोथेसिस फंक्शन, ओके। y इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2x, क्लियर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पर y तो आपको पता है आपका क्या है, आउटपुट है, जो प्रेडिक्टेड आउटपुट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सैलरी, ओके। और ये x क्या है आपका इनपुट, ये आउटपुट हो गया y, आपका x हो गया इनपुट। तो इनपुट क्या है हमारे केस में, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। अब ये θ1 θ2 क्या है, तो ये जो θ1 है ना, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू जब आपका x 0 होता है, ठीक है। तो ये x है, ये y है। तो जब आपका x 0 है तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, तो अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर की स्टार्टिंग पैकेज फॉर एग्जांपल सैलरी क्या है, 30,000, है ना। तो ये वो है क्या, θ1, दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू जब आपका x 0 होता है, क्लियर है। देन यू हैव θ2, θ2 क्या है, कोएफिशिएंट है या स्लोप है, यानी कि y कितना चेंज होगा अगर x चेंज हो रहा है तो, क्लियर है। तो x चेंज हो रहा है तो मतलब अगर वर्क एक्सपीरियंस एक एक साल से बढ़ रहा है तो क्या चेंज होना चाहिए, दैट इज θ2। एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल दूं तो आपका y है, आपको प्रेडिक्ट करना है, स्टार्टिंग सैलरी लेट से 30,000 है और हर साल 5,000 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो, एंड दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट, ओके। तो अब x क्या है, x है आपका एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ठीक है। तो आपके जितने ईयर्स बढ़ते रहेंगे इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल x अगर 2 में देखूं तो x2 के लिए क्या आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, अगर देखूं 30,000 प्लस 10,000 40,000 आपका आ जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर पाते हो, एंड दिस इज हाउ द हाइपोथेसिस फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन वर्क्स, क्लियर है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो ये जो मॉडल है वो बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करता है किसकी, θ1 की और θ2 की, क्लियर है, और उसके बेसिस पे आपका y फाइंड आउट होता है, क्लियर। आई होप यू गॉट दिस। अब आपके पास यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन है जो कि मीन स्क्वायर एरर आप फाइंड आउट करते हो ना, MSE, उसका ये फॉर्मूला है, इनसाइड आपका ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो सिंपल है फॉर्मूला, कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो 1/2m, ठीक है। यहाँ पर समेशन है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास h ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपको मिल रहा है jθ, क्लियर। तो ये है मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला। यहाँ पर h ऑफ x जो है दैट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, ओके। फिर आपके पास y है, y इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू। फिर आपका प्रेडिक्शन होता है, तो प्रेडिक्शन एरर यहाँ पर आपका डिफरेंस से चेक हो रहा होता है, स्क्वायर करके आप रिमूव करते हो नेगेटिव साइंस को, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका अगेन क्या गोल है, गोल इतना ही है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है इसका हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज द मतलब अगर जितना कम आपका कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपकी बेस्ट फिट लाइन आपको मिल रही होगी, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग, आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है इसका फॉर्मूला, बस लीनियर रिग्रेशन का जो चीज है ना, ये वाला हाइपोथेसिस फंक्शन, ये याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये sklearn के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, हमेशा याद रखो हर मॉडल मशीन लर्निंग का कहाँ प्रेजेंट है, sklearn लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, तो आप जस्ट इंपोर्ट करते हो, ठीक है। अब वैसे अगर सिर्फ SVPU की बात करें तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एनी कोड, स्टिल यहाँ पर मैंने आपको कोड लिख दिया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। आपने पहले से मशीन लर्निंग डेटा साइंस पढ़ रखा होगा, तो इससे ज्यादा सिंपल कोड नहीं होगा कोई आपके लिए। लीनियर रिग्रेशन आपने इंपोर्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि हमें डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में डिवाइड करना होता है, और मीन स्क्वायर्ड एरर डायरेक्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ट्रेन, एक्स टेक्स, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये तीन हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एंड उसमें हमने टेस्ट साइज 0.2 दिया है, यानी कि 80% हमारा डेटा सेट ट्रेनिंग के अंदर जाएगा और 20% डेटा सेट हमारा टेस्टिंग के अंदर जाएगा। बस मॉडल के अंदर लीनियर रिग्रेशन हमने फिट किया, उसके अंदर वाई एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे दिया, एंड देन उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया ऑन द एक्स टेस्ट, दैट इज द न्यू डेटा सेट फॉर द मॉडल, एंड उसके बाद उसका मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल आपका लीनियर रिग्रेशन हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है इसको समझो। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, अगेन ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, बट इट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसको हम रिग्रेशन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। जब आपके पास आउटपुट के अंदर दो क्लासेस हैं, जैसे कि येस और नो, ट्रू फॉल्स, स्पैम नॉट स्पैम, पास हो गया फेल हो गया, या फिर डिजीज है या नहीं है, नॉन डिजीज है, तो अगर ऐसी बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो उसके अंदर वी यूज दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में
आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए. ओके, अब इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों बोला जाता है? व्हाई डजंट इट कम्स इन क्लासिफिकेशन? तो बिकॉज क्योंकि ये एक स्पेशल फंक्शन का यूज करता है, दैट इज लॉजिस्टिक फंक्शन, या उसको सिग्मॉइड फंक्शन हम बोलते हैं. ठीक है, लॉजिस्टिक फंक्शन या सिग्मॉइड फंक्शन इसको बोला जाता है, जिसके वजह से इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पड़ा. ठीक है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं देख लो. लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज करता है ये. ओके, देन ये प्रोबेबिलिटी आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, मतलब वो प्रेडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, और इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली, जैसे मैंने सारे एग्जांपल आपको बताए. ठीक है, अब क्या है लॉजिस्टिक फंक्शन? ये है वो लॉजिस्टिक फंक्शन जिसके वजह से आपका नाम इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन पड़ा है. क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स. ठीक है, ये जो ई है दिस इज द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम. एक्स क्या है? आपका इनपुट वैल्यू. ये जो एक्स है दैट इज योर इनपुट वैल्यू गाइस. ओके, फिर आउटपुट रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी. आउटपुट रेंज इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन का ही यूज क्यों किया? बिकॉज इट कन्वर्ट्स एनी रियल वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, किसी भी रियल वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है. एंड हमेशा हमेशा इसका एस शेप का क्या होता है ना, ग्राफ होता है. ये हमेशा याद रखना, एस शेप का ही कर्व होगा. आपका सिग्मॉइड फंक्शन है, दैट्स व्हाई ये एस शेप कर्व ही प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अगर प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल 0.9 है, तो आप उसको ये क्योंकि 1 से क्लोज है तो यस कंसीडर कर देते हो. अगर 0.1 है, 2 है, तो उसके अंदर आप इसको नो बोल देते हो, अगर आपको यस और नो में ही बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है तो. ठीक है, अगेन आई होप सो यू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग. एंड डिसीजन बाउंड्री के अंदर आप समझ पा रहे हो, ये पूरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है. ठीक है, अगर 50% ऊपर जाता है यस, अगर 50% नीचे आता है तो नो. क्लियर? वैसे ही एसक्यूएल में इसको भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो वैसे ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, ट्रेन टेस्ट सब वैसे ही है, बस मॉडल के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज किया है, दैट्स इट. और यहाँ पर एक्यूरेसी स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स का प्रिंट करवाया है. ऊपर हमने क्या किया था, मीन स्क्वायर्ड एरर और आर स्क्वायर को प्रिंट करवाया था. ठीक है ना, एकदम सिंपल से कोड है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई मना नहीं है आपको. नाउ डिफरेंस क्या क्या है या कंपैरिजन देख लें लीनियर और लॉजिस्टिक का. तो लीनियर एक कंटीन्यूअस वैल्यू आपको मिलती है, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, ये याद रखो. ठीक है, सैलरी प्रेडिक्ट करना है, प्राइस प्रेडिक्ट करना है, आप लीनियर रिग्रेशन से कर सकते हो. क्लासिफिकेशन करना है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन. फंक्शन देखो θ1 प्लस θ2x, और यहाँ पर आपका ये लॉजिस्टिक का फंक्शन. ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर से आप एरर फाइंड आउट करते हो, यहाँ पर लॉग लॉस का यूज हो रहा होता है. सिंपल, एकदम सिंपल सा था. आई होप यू गॉट दिस थिंग. नाउ क्लासिफिकेशन पे आते हैं. अभी हमने रिग्रेशन पढ़ लिया, रिग्रेशन में लीनियर और लॉजिस्टिक अच्छे से पढ़ लिया. अब क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको पता है. आप क्या करते हो यहाँ पर, अगेन ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी क्लास ऑफ न्यू डेटा. अगर कोई न्यू डेटा आता है, अपने आपने मॉडल को काफी सारी कैट्स डॉग्स की इमेजेस जो है ना वो फीड करके ट्रेन करके रखा है, तो अगर कोई अब न्यू कैट या डॉग की इमेज आती है तो वो उसको कैसे क्लासिफाई करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो इसके अंदर भी यही सारी चीजें, yes no 0 1 स्पैम नॉट स्पैम कैट ऑल डॉग, ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्लासिफाई कर पाते हो. अब क्लासिफिकेशन के अंदर जो मॉडल है वो कहाँ से लर्न करता है, तो ये हमेशा याद रखो, ट्रेनिंग डेटा से आपका मॉडल लर्न करेगा और न्यू क्लास लेबल्स को प्रेडिक्ट करेगा फॉर द न्यू डेटा. अब आउटपुट कैसे आता है क्लासिफिकेशन का, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर जो आउटपुट होता है वो कैटेगोरिकल होता है, ये याद रखो हमेशा. यहाँ पर आपको नंबर्स में कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू इन कैटेगोरिकल फॉर्मेट. क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो x है दैट इज इनपुट एंड y जो है दैट इज आउटपुट. ठीक है, अगर ईमेल स्पैम आपको डिटेक्ट करना है तो सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा भाई स्पैम है या नॉट स्पैम है. तो यही चीज आपकी क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. क्लियर? अब यहाँ पर देखो नेव बाइज एल्गोरिदम के बारे में आते हैं. तो अभी आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. अब नेव बाइज जो है, नेव बाइज एल्गोरिदम, ठीक है, तो ये अगेन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है विच इज बेस्ड ऑन द बायस थ्योरम. ठीक है, बेस थ्योरम बोलते हो आप या बायस थ्योरम व्हाटएवर, बट इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरम. एंड इसको हम मेनली यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, फॉर लाइक अगर आपको क्लासिफाई करना है, आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, आपको स्पैम फिल्टरिंग करनी है, उसके इसमें आप नेव बायस एल्गोरिदम का यूज करते हो. अगेन इसका नाम नेव क्यों पड़ा, बिकॉज इट इज मतलब ये क्या करता है, ये अज्यूम करता है कि सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई नेव जो है वो यूज किया गया है नाम.
क्लियर है? अब एकदम सिंपल एग्जांपल, सपोज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि एप्पल है या नहीं, ठीक है? कोई भी फ्रूट्स आप सारे दे रहे हो, आप उसमें चेक करोगे कि यार ये एप्पल है या नहीं है। तो आप कैसे दे सकते हो? काफी सारे फीचर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। तो नेव बायस क्या करेगा, ये तीनों भी जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताए, कलर, शेप और टेस्ट, इन फीचर्स को इंडिपेंडेंट अज्यूम करेगा एंड उनको इंडिपेंडेंटली चेक करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा कि वो फ्रूट एप्पल है या नहीं, ठीक है? सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग फीचर्स को कंसीडर किया जाता है। नाउ ये वाई, नेव एंड बायस तो मैंने आपको बता दिया, नेव क्यों होता है, क्योंकि ये हर फीचर को इंडिपेंडेंट फीचर कंसीडर करता है। और बायस, बायस क्यों? बिकॉज इट यूजेस बायस थ्योरम फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है? क्योंकि ये बायस थ्योरम का यूज करता है फॉर प्रेडिक्शन। अब बायस थ्योरम क्या है, इसको अच्छे से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है? विच इज इक्वल टू पी ऑफ बी ऑफ ए इंटू P of A अपॉन P of B, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो P of A B है, इसको बोला जाता है पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। क्या बोला जाता है? पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस A गिवन द एविडेंस ऑफ B। मतलब कब कब A होगा, जब B भी प्रेजेंट होगा तो, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब जब A इज ट्रू। क्लियर है? तो ये हो गया P ऑफ P का प्रोबेबिलिटी। देखो, इस A ऑफ B को पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, B ऑफ A को लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अभी आप ऐसा मत समझो कि मैं कुछ रैंडम आपको बता रही हूँ, यू हैव टू मेंशन दिस अगर आपको क्वेश्चन आता है नेव बायस का, ठीक है? नेव बायस का क्वेश्चन अगर आपको आया है तो बेस थ्योरम आपको एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला एक्सप्लेन करोगे तो आपको उसके ये पैरामीटर्स एक्सप्लेन करने ही पड़ेंगे। तो ये जो है, दिस इज पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमें पता चलता है कि A की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब जब B साथ में हुआ है। वैसे B ऑफ A यानी कि कब कब B की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब जब A इज ट्रू, ठीक है? बाकी P ऑफ A को प्रायर प्रोबेबिलिटी और P ऑफ B को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है? आई होप यू गॉट दिस थिंग। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो। एंड इस नेव बायस को यूज करते हैं फॉर स्मार्ट फिल्ट्रेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस, क्लासिफाइंग आर्टिकल्स एंड ऑल। क्लियर? अब नेव बायस के भी मॉडल्स हैं, नेव बायस के भी कुछ टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, जैसे कि गॉसियन मॉडल। तो गॉसियन नेव बायस हम यूज करते हैं फॉर कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है? फिर मल्टीनोमियल नेव बायस है, जिसमें सिर्फ आपको ये टाइप्स याद रखने हैं। ये हम यूज करते हैं जब हमारे फीचर्स जो है ना वो मल्टीनोमियल, यानी कि जब हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना होता है, जो एनएलपी के अंदर मेजरली हम यूज करते हैं, उसमें मल्टीनोमियल। बर्नौली यानी कि डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन टास्क के लिए इसको हम यूज करते हैं, जब हमारे फीचर्स जो है वो फीचर्स अगर हमारे बाइनरी हो जाए, है ना, फीचर्स अगर हमारे बाइनरी हो जाए, उस केस में हम बर्नौली नेव बायस का यूज करते हैं, यानी कि 0 और 1 में अगर हमारी वैल्यूज हैं, वी यूज बर्नौली नेव बायस, ठीक है? तो ये तीन याद हो गए, गॉसियन, मल्टीनोमियल और बर्नौली। एडवांटेजेस क्या क्या है नेव बायस के? सो इट इज वन ऑफ द फास्ट एंड इजी एमएल एल्गोरिथम टू प्रेडिक्ट अ क्लास ऑफ डेटा सेट, ठीक है? फास्ट और सिंपल है। देन इट वर्क्स फॉर बाइनरी एंड मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स बोथ, ठीक है? अगर बाइनरी है या मल्टी क्लास है, दोनों में भी ये काम करेगा। देन इट परफॉर्म्स वेल इन मल्टी क्लास प्रेडिक्शंस एज कंपेयर्ड टू अदर एल्गोरिथम्स, ठीक है? अगर आपको क्लास मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स को के साथ डील करना है तो द बेस्ट एल्गोरिथम इज नेव बायस। इट इज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एज वेल। इसीलिए मशीन लर्निंग में जब एनएलपी के अंदर हम बात करते हैं तो नेव बायस की बात ज्यादा हो रही होती है, ठीक है? अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिर्फ इतना है कि ये फीचर्स को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लेता है, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड डेटा के बारे में बात करें तो सारे के सारे फीचर्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना? कभी कभी हम एप्पल के कलर को देख के बता सकते हैं कि भाई ये स्वीट है या नहीं है ना? सो दैट डजंट क्लियर दिस आउट कि फीचर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कैन बी रिलेटेड एंड दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है? एप्लीकेशंस की बात करें तो क्रेडिट स्कोरिंग, फिर आपके पास मेडिकल डेटा क्लासिफिकेशन, रियल टाइम प्रेडिक्शन, स्मार्ट फिल्टरिंग, ये सारे एग्जांपल्स तो मल्टीपल टाइम्स आपने सुन लिए, ठीक है? अब इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या हो जाते हैं नेव बायस के? सबसे पहला है डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप। आप अपने डेटा सेट को क्लीन करोगे, प्रिपेयर करोगे फॉर एनालिसिस, फिर आप नेव बायस को फिट करोगे ट्रेनिंग डेटा सेट में। वही चीज है सेम, जैसे अभी लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड हमने देखा, वैसे अब आप नेव बायस का कोड में आप ट्रेनिंग सेट को इंक्लूड करोगे, टेस्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट करोगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करोगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आप प्रेडिक्शन रिजल्ट्स इवैल्यूएट कर सकते हो, टेस्ट एक्यूरेसी देखोगे एंड टेस्ट सेट रिजल्ट को विजुअलाइज कर पाओगे। सिंपल। एसक्यूएल में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? देखो, गॉसियन नेव बायस आप ऐसे इंक्लूड करते हो, ट्रेन टेस्ट स्प्रेड कंफ्यूजन एक्यूरेसी मैट्रिक्स, तो ये हो गया सेम चीज। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, मॉडल की जगह गॉसियन नेव बायस जो आपका पर्टिकुलर एल्गोरिथम है वो इंक्लूड कर ली, दैट्स इट। एंड एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स से यू विल गेट
एक्यूरेसी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग, सिंपल सा था, हर एक में एक ही कोड यूज हो रहा है, तो क्यों ना आप इस कोड को याद ही कर लो, सिर्फ आपको यही लाइन चेंज करनी है और यही लाइन चेंज करनी है, क्यों ना आप इस कोड को याद करो, और याद करने वाली चीज भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल सा है ना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिसीजन ट्रीज। ठीक है, अब डिसीजन ट्रीज क्या होता है, तो डिसीजन ट्री जो है अगेन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर बोथ, फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लीनियर रिग्रेशन पढ़ा जो रिग्रेशन के अंदर यूज होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा जो अगेन जिसमें इंटरनली क्लासिफिकेशन ही हो रहा होता है, नेव बायस हमने देखा, दैट एल्गोरिदम इज आल्सो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। अब ये जो डिसीजन ट्रीज है ना, दैट इज यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट मोस्टली इट इज प्रेफर्ड फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्यों इसको डिसीजन ट्री बोला जाता है, बिकॉज ये एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है फॉर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, रूट से लेके नोड तक आता है फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन, दैट इज वाई इसको डिसीजन ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो बेसिकली आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, रूट नोड है, फिर आपके पास डिसीजन नोड है, यस नो यस नो यस नो, दिस काइंड ऑफ ट्री इज क्रिएटेड इंटरनली, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ डिसीजन ट्री। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। रूट नोड क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके ट्री का, जो कि एंटायर डेटा सेट होल्ड करता है। फिर डिसीजन नोड के अंदर कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है या नहीं है, अगर है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो रिजेक्ट कर लो, है ना। सो दीज कैन बी द लीफ नोड्स, कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। बाकी आपके पास और ब्रांचेस हो सकती हैं जो कि आपके नोड से कनेक्ट है, एंड दे कैन रिप्रेजेंट आउटकम्स ऑफ डिसीजंस। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग, बहुत ज्यादा सिंपल सा था। तो आप अलग अलग इसके अंदर एग्जांपल्स कंसीडर करके इसको समझ सकते हो। बाय द वे ये बहुत सिंपल सी चीज थी कि अगर आपको सपोज ये चेक करना है कि भाई अगर आपको कोई स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय हायर करना है, व्हाट यू कैन गेट, यू हैव अ डेटा सेट ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज। आप देखोगे भाई एक्सपीरियंस अगर ग्रेटर देन 3 इयर्स का है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं अगर फ्रेशर है, ठीक है, अगर फ्रेशर है तो उस केस में देख लो भाई कि जीपीए क्या है, या फिर स्किल्स में ये चीज है तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। ठीक है, ये आप ऐसे डिसीजन इंटरनली ले सकते हो। ठीक है, बाकी ये कार्ट एल्गोरिदम फॉलो करता है, कार्ट यानी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, तो इसी को क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री बोला जाता है। बस CART अगर आप मेंशन कर दोगे इट विल बी अ गुड प्लस पॉइंट इन योर आंसर। तो CART एल्गोरिदम बोला जाता है जिससे डिसीजन ट्रीज बिल्ड होती हैं। अब क्यों हमें डिसीजन ट्रीज का यूज करना है, तो अगेन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, हम इजीली डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड डिसीजन प्रॉब्लम्स यूजफुली मतलब यूजफुल है फॉर डिसीजन प्रॉब्लम्स। फाइन, अगेन आप डेटा क्लीनिंग की जरूरत है इसके लिए, आप इसको ये तो आपको पता ही है। डिसीजन ट्री की टर्मिनोलॉजीज ये अलग अलग हैं जो आप एक एक को एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज आई होप कि इतनी चीजें तो आपको पता ही है। ठीक है, अब डिसीजन ट्री एल्गोरिदम के स्टेप्स, अब यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो गई है, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं वो समझ लो। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, रूट नोड आपको पता है, लीफ नोड पता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिसीजन नोड्स और रूट इनटू सब नोड्स। ठीक है, सब नोड्स में डिवाइड करने को स्प्लिटिंग बोलते हैं। बाकी ये आपको पता है, प्रूनिंग मतलब रिमूव करना है, सब ठीक है, सिंपल है। डिसीजन ट्री एल्गोरिदम के क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप स्टार्ट करोगे विद द रूट नोड, ठीक है, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा सेट आपका प्रेजेंट होगा। सेकेंडली आप बेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड आउट करोगे इन द डेटा सेट यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यानी ASM का यूज करके आप बेस्ट एट्रीब्यूट को चूज करोगे। ठीक है, आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, कॉलम नेम्स होते हैं, उनमें से द बेस्ट कॉलम नेम और एट्रीब्यूट यू विल चूज। कैसे चूज करोगे, थ्रू ASM। देन you will divide the S into subsets that contain possible values for the best attributes, यानी कि अब आप अपने डेटा सेट को स्प्लिट करोगे बेस्ड ऑन द बेस्ट एट्रीब्यूट यू हैव सिलेक्टेड। ओके, उसके बाद आप स्टेप 4 में क्या करोगे, जनरेट करोगे डिसीजन नोड्स को, क्रिएट करोगे डिसीजन ट्री। देन स्टेप 5 आप रिकर्सिवली यानी कि रिपीट करोगे रिकर्सिवली अंटिल आपको एक प्योर क्लासिफिकेशन अचीव नहीं हो जाता, या फिर आप उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज हाउ एट लास्ट आप लीफ नोड तक पहुंचते हो, दैट इज द फाइनल नोड, एंड दोज आर द आउटपुट्स यू नीड टू गेट फॉर इट। देखो यही तो मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप अगर इनकम ग्रेटर देन 50,000 है तो भाई परचेज कर सकते हैं, एज ग्रेटर देन है, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट विजुअलाइज की डिसीजन ट्री कैसी दिखती है। ठीक है, एडवांटेजेस हमने यहाँ पर सारे देख लिए ऑलरेडी। डिसएडवांटेजेस के अंदर अगर देखें तो डिसीजन ट्री कंटेन्स लॉट्स ऑफ लेयर्स, तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इट मे हैव ओवरफिटिंग इशू। ओवरफिटिंग इशू का मतलब देखो बहुत इजीली समझ लो, जो कभी आप लाइफ टाइम में नहीं बोलो। ओवरफिटिंग मतलब कि 100% एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग डेटा, ऑन द
ट्रेनिंग डेटा कि आपको आपके ट्रेनिंग डेटा पे तो 100% एक्यूरेसी दिख रही है, लेकिन अगर उस मॉडल को न्यू डेटा सेट मिल रहा है तो ही दैट पर्टिकुलर मॉडल इज मिस प्रेडिक्टिंग इट, यानी उसको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है। तो मतलब कि वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ही आपका कंप्लीटली वर्क कर रहा है एंड इट इज नॉट ट्रेन्ड दैट मच कि वो न्यू डेटा सेट्स में से जो है ना टेस्ट वैल्यूज में से प्रेडिक्ट कर पाए। दैट इज व्हाट योर ओवरफिटिंग इशू इज कॉल्ड, ओके। एंड इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, क्लियर है। देन फॉर मोर क्लास लेवल्स कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिसीजन ट्री में इंक्रीज। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं डिसीजन ट्री। बाकी अगेन इसका स्केल एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन ट्री क्लासीफायर आप इंक्लूड करोगे एंड यहाँ पर देखो इसको ऐसे इंक्लूड करना है, ठीक है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइकिट लर्न। अब ये साइकिट लर्न जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइब्रेरी है, एकदम पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है फॉर मशीन लर्निंग। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एल्गोरिथम्स आपकी साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर ही तो है। यहाँ देखो साइकिट लर्न के अंदर से ही आपको डिसीजन ट्री क्लासीफायर मिल रहा है। इसके ऊपर जाओ, कहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखो साइकिट लर्न के अंदर ही आपको गॉसियन मिल रहा है, फिर साइकिट लर्न के अंदर ही आपको यहाँ पर देखोगे तो लॉजिस्टिक मिल रहा है। लॉजिस्टिक तो मतलब सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो कहाँ पर हैं? साइकिट लर्न लाइब्रेरी में है। इसको एसके लर्न भी बोला जाता है, ठीक है। इसको जब इंपोर्ट करते हैं तो एसके लर्न से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका काम क्या है। आपको सारे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल इवेल्युएशन, ये सारे के सारे टूल्स आपको किस में मिलेंगे? साइकिट लर्न में मिलेंगे। तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को स्क्रैच से कभी नहीं लिखना होता, डायरेक्टली आप साइकिट लर्न लाइब्रेरी का यूज करते हो एंड आप रेडीमेड इंप्लीमेंटेशंस कर रहे होते हो, ठीक है। अब ये कौन सी लाइब्रेरीज पे बिल्ड किया गया है? तो इट इज बिल्ट अपॉन numpy, scipy एंड मैटप्लॉटलिब, ठीक है। अब ये पॉपुलर क्यों है ये तो आप समझ ही चुके हो, क्योंकि ये सिंपल, एफिशिएंट है एंड हम सारी एल्गोरिथम्स को बैठे बैठे यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्री रिक्विजिट बस इतनी है कि पाइथन वर्जन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 होना चाहिए, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करते हो? सिंपल पिप इंस्टॉल से आप साइकिट लर्न इंस्टॉल कर सकते हो। यूजिंग पिप और यूजिंग कॉन्डा आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है साइकिट लर्न लाइब्रेरी के? तो बेसिकली सारी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स, अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर मिल रही होती हैं, ठीक है। कितनी कितनी यूजफुल लाइब्रेरी है। इसके बिना मशीन लर्निंग वाज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बिना विल बी द डिफिकल्ट एंड इसके साथ इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब डेटा सेट्स क्या होते हैं साइकिट लर्न में? तो देखो कलेक्शन ऑफ डेटा सेट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा सेट। तो फीचर्स हमें पता है, देखो फीचर्स हम इतने बार बोलते आ रहे हैं। हमारे डेटा सेट के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं या जितने वेरिएबल्स होते हैं उनको फीचर्स बोला जाता है, ठीक है। एंड इनको प्रेडिक्टर्स भी बोला जाता है, इनपुट भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। यू हैव फीचर मैट्रिक्स, यू हैव फीचर नेम्स। तो फीचर मैट्रिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सारे के सारे फीचर्स इन केस देयर आर मोर देन वन। और फीचर नेम्स आपके फीचर्स के नाम की लिस्ट होती है, सिंपल। तो अगर ये आपको आता है तो आप इसको लिख सकते हो। टारगेट होता है आपका, सिंपल, आपके पास आउटपुट वेरिएबल होता है जो कि हम प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर वेरिएबल्स, यानी इनपुट के बेसिस पे। यू हैव रिस्पांस वेक्टर, यू हैव टारगेट नेम्स। तो रिस्पांस वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिस्पांस कॉलम। जनरली वी हैव जस्ट वन रिस्पांस कॉलम, ठीक है। तो देखो टारगेट एक ही होता है, टारगेट यानी आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करने वाली चीज एक ही होती है। इन क्लासिफिकेशन पार्ट या किसी चीज में आपकी मल्टीपल हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द सिंपल, द फर्स्ट थिंग या फिर द सिंगल थिंग ओनली, यू कैन से, क्लियर। अब स्टेप्स टू वर्क विद साइकिट लर्न, सबसे पहले आप डेटा सेट लोड करते हो, डेटा सेट को स्प्लिट करते हो जो हमने देखा ट्रेन टेस्ट के अंदर। फिर आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, मॉडल परसिस्टेंस करते हो, उसके बाद प्री प्रोसेस करते हो डेटा को, मीन रिमूव करके स्केल करके नॉर्मलाइज कर देते हो, ठीक है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, ओके। एकदम सिंपल सा पार्ट आपका चल रहा है, देखो साइकिट लर्न एकदम बेसिक सी चीज है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड दिस आउट एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अब मैटप्लॉटलिब भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होता है विजुअलाइजेशन। अगर हमने सबसे पहली बार ग्राफ कोई क्रिएट करा होगा जुपिटर नोटबुक में, कितना मजा आया होगा। तो दैट विजुअलाइजेशन पार्ट इज डन बाय द मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो हम यूज करते हैं फॉर 2D प्लॉट्स ऑफ एरेज, ठीक है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगेन इट इज बिल्ट ऑन numpy arrays and designed to work with the broader scipy stack, ठीक है। तो सिंपल मैटप्लॉटलिब से हम क्या कर सकते हैं? हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं, प्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? सिंपल लैंग्वेज में मैटप्लॉटलिब के विजुअलाइजेशन देखो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सब आपने बना के देखे होंगे इफ यू हैव वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट्स। अब मैटप्लॉटलिब कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, सिंपल। इंपोर्ट करना है तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का यूज होता है एज पीएलटी, ठीक है। पाईप्लॉट क्या है? एक मॉड्यूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और पीएलटी क्या है? अलायस नेम है उसका, अलायस नेम, फाइन।
एकदम सिंपल लाइन प्लॉट का एग्जांपल हम अगर देखें, अगर सिंपल लाइन प्लॉट हमें प्रिंट करवाना है तो ये x है, ये y है, वैल्यूज है हमारे पास, हमने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया है ना, सिंपल। अब यहाँ पर आप कैसे कर रहे हो, ये सिंपल प्लॉट कर रहे हो एंड देन शो कर रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, आप ये वाला कोड अगर रन करके देखोगे अपने सिंपल अपने VS कोड में, जुपिटर में, कहीं पर भी आपको एक ऐसा लीनियर ग्राफ दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, सिंपल एक लाइन प्लॉट दिखेगा। बहुत मजे के ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे, लाइक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव ग्राफ्स आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग मैटप्लॉटलिब, ठीक है। अब अगर आपको मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है यूजिंग scikit-learn, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर सिंपल इंप्यूटर क्लास का यूज करते हो। क्या करते हो, सिंपल इंप्यूटर क्लास। अब ये सिंपल इंप्यूटर क्लास क्या है, तो scikit-learn के अंदर सिंपल इंप्यूटर क्लास है जिसको हम ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं टू फिल मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली आपकी सारी वैल्यूज फिल हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ मतलब डूइंग ऑल द थिंग्स बाय मैनुअली, आप डायरेक्टली सिंपल इंप्यूटर का यूज कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पर sklearn से ही हमने क्या किया है, सिंपल इंप्यूटर को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। एंड मीन की स्ट्रैटेजी हमें चाहिए, तो हमने हर जगह क्या कर दिया, मीन से उस वैल्यूज को, मिसिंग वैल्यूज को क्या कर दिया, जस्ट प्रिंट करवा दिया, ठीक है, या फिल करवा दिया, सिंपल, दैट्स इट। ऐसे ही आप करते हो, ट्रेन टेस्ट एंड एक्स टेस्ट से आप इसको कर सकते हो। बाकी स्ट्रैटेजी अगर देखें, यहाँ पे स्ट्रैटेजी मीन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखा ना स्ट्रैटेजी तो हमने यहाँ पर मीन डिफाइन करी है, तो यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी मीन भी दे सकते हो, मीडियन भी दे सकते हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट या कांस्टेंट भी दे सकते हो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर यूजेज आप उसको यहाँ पर दे सकते हो, एंड ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, मिसिंग वैल्यूज को क्या कर देगा, उस पर्टिकुलर मीन से या मीडियन से या मोस्ट फ्रीक्वेंट या कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जहां पर भी वैल्यूज क्या है, np.nan है, nan यानी कि नॉट अ नंबर, नल वैल्यूज है, ठीक है। वहां पर आपके मीन से क्या कर दो, फिल कर दो, ठीक है। अब रिग्रेशन आप कर सकते हो यूजिंग scikit-learn, तो ये वही एग्जांपल है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा। यहाँ पर आपने हर चीज का एकदम आप एक कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन पाइपलाइन, जिसमें pandas इंपोर्ट किया, numpy इंपोर्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल इंप्यूटर, मिसिंग वैल्यूज फिल करने के लिए, मीन स्क्वायर एरर, R2 स्क्वायर है फॉर एक्यूरेसी, वैल्यूएशन मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर मैटप्लॉटलिब, ठीक है। आप इसको रन करके देख सकते हो, कोई डेटा आप ले सकते हो छोटा सा कैगल से, एंड या फिर आप सिंपल अपना क्रिएट कर सकते हो थ्रू जीपीटी। फीचर्स और टारगेट्स डिफाइन कर दिए, भाई ये एक्स फीचर्स है, ये वाई आपका टारगेट है। फिर आपने मिसिंग वैल्यूज हैंडल कर दिया थ्रू सिंपल इंप्यूटर, डायरेक्ट स्ट्रैटेजी देके, है ना। उसके बाद आपने उसको फिट कर दिया इनटू एक्स, यानी एक्स रिप्लेस कर दिया, डेटा सेट स्प्लिट किया ट्रेन टेस्ट के अंदर, मॉडल ट्रेन किया विद द लीनियर रिग्रेशन, फिर आपने प्रेडिक्ट किया ऑन द एक्स टेस्ट, ठीक है। फिर आपने इसके इवैल्यूएट किया, सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स प्रिंट करवा दिए, एंड दिस इज द प्लॉट या फिर द ग्राफ यू कैन से आपने यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप एक सिंपल छोटा सा मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर, आई होप यू गॉट दिस थिंग। अब क्लासिफिकेशन भी आप कैसे कर सकते हो यूजिंग scikit-learn, तो कुछ भी नहीं, जस्ट यहाँ पर आपने क्या किया, गॉसियन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का यूज कर लिया, डिसीजन ट्री यूज कर ली, लेबल एनकोडर है यहाँ पर, है ना। तो बस वही सारी चीजें यहाँ पर आपने करी, ठीक है, वही सारी चीजें, दैट्स इट। इतना कोई आपको कोड नहीं पूछने वाला, पहली बात, ठीक है। बस आपको मैंने यहाँ पर 2 कोड फॉर जस्ट मतलब क्यूरियस लोगों के लिए मैंने डाल दिया है, जो कि आप एक रिग्रेशन का और एक क्लासिफिकेशन का रन करके देख सकते हो, खुद से करके देख सकते हो, एंड नाउ यू आर वेरी okay with what the same thing, regression, classification, clustering part, ठीक है। या फिर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में तो आप अच्छे से प्रो हो ही चुके हो, ठीक है। सारे एल्गोरिथम्स हमने देख लिए, कंपैरिजन देख लो नेव बायस और डिसीजन ट्री का। नेव बायस क्या है, गॉसियन नेव बायस, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये वेरी फास्ट ट्रेनिंग स्पीड, इंटरप्रेटेबिलिटी लो है, यहाँ पर हाई है, क्यों, क्योंकि आपके ट्री स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर ये नॉन लीनियर हैंडल करता है क्या, नहीं, बट दिस हैंडल्स नॉन लीनियर। ओवरफिटिंग का रिस्क डिसीजन ट्रीज के अंदर ज्यादा है, एंड दिस इज बेस्ट फॉर टेक्स्ट हाई डायमेंशन डेटा, एंड दिस इज बेस्ट फॉर टैब्यूलर और कैटेगोरिकल डेटा, दैट्स इट। इतना सा आपका यूनिट 4 था, ठीक है। इतना सा नहीं बोल सकते, काफी बड़ा सा था, लेकिन इट वाज द बेस्ट थिंग, ठीक है, इट वाज द बेस्ट, आप ऐसे समझ सकते हो यूनिट, जिससे आपने काफी चीजें सीखी, काफी चीजें हमने समझी, प्रेडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में हमने समझा, काफी सारी पाइथन लाइब्रेरीज, ये सारी पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में देखा, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड ऑल। डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स देखो, ये एकदम स्टार क्वेश्चन है, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा रिडक्शन। इससे ज्यादा सिंपल नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते गाइस, कहीं पर भी नहीं मिल सकते। एंड अगर आपने वीडियो देखी है, मतलब आपने यही नोट्स समझ लिए हैं, तो अब आपको मैंडेटरी है कि आप इन्हीं नोट्स से रिवाइज करना, ठीक है। तो आप जाके hkofficial.in वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो एंड नोट्स परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। आपको मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है कि आपको पूरा सेमेस्टर ही लेना पड़ेगा, आप अपने एंड पे सब्जेक्ट वाइज नोट्स ले सकते हो या पूरा बंडल ऑफ सेमेस्टर भी ले सकते हो, ठीक है।
तो एटलीस्ट जाके वेबसाइट विजिट करो, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप परचेज कर लो, ठीक है। बाकी डुप्लीकेट्स रिमूव करने के हमने मेथड्स देखे, आपने डुप्लीकेटेड मेथड, ड्रॉप डुप्लीकेट्स एंड ड्रॉप डुप्लीकेट्स का यूज करते हो। देन ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स देखी, वैल्यूज रिप्लेस कैसे कर सकते हैं देखा, मिसिंग वैल्यूज कैसे हैंडल करते हैं, आप डिलीट कर देते हैं, रो रिप्लेस कर देते हैं बाय मीन मीडियन मोड, यूनिक कैटेगरी से असाइन करते हैं, मिसिंग वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स टाइप्स के अंदर प्रेस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव तीनों चीजें देखी। प्रेडिक्टिव में हमने समझा कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, फिर डिस्क्रिप्टिव में व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, एंड प्रेस्क्रिप्टिव के अंदर कि हमें व्हाट शुड वी डू नाउ इन करंट सो दैट वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन फ्यूचर, ठीक है। इसका हमने डिफरेंस देख लिया। एसोसिएशन रूल्स काफी अच्छे से समझे है ना, हमने अच्छे से एग्जांपल आपको बता दिया। आपने देखा आइटम सेट क्या होता है, सपोर्ट काउंट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होते हैं, ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया। अगर ये पहले नहीं समझा होगा तो सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस का सिमिलर एग्जाम्पल है आपका। अब प्रोयरा एल्गोरिदम के बारे में समझा, इसका भी मैंने एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया। कितना ज्यादा सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, आइटरेशंस दिखाने, अपने कैंडिडेट्स बनाने एंड दैट्स इट, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम का सिर्फ थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, तो आपने उतना देख लिया। देन रिग्रेशन पर आया, एंड रिग्रेशन में काफी इंटरेस्टिंग वे में हमने लीनियर रिग्रेशन देखा, उसका फॉर्मूला देखा, कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला देखा, उसका एसक्यूएल एंड इम्प्लीमेंटेशन देखा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ा कि भाई नाम रिग्रेशन है, काम क्लासिफिकेशन का करता है, एस शेप कर्व इसका होता है, लॉजिस्टिक फंक्शन के वजह से इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पड़ा है, एंड दिस इज द लॉजिस्टिक फंक्शन 1/1 + e⁻⁻x। इसका एसक्यूएल एंड इम्प्लीमेंटेशन देखा, एंड इसका कंपैरिजन देख लिया। फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर आए, क्लासिफिकेशन को समझा, नेव बायस एल्गोरिदम को समझा, एंड उसके बाद बायस थ्योरम को समझा एग्जैक्टली। एंड ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको अच्छे से याद रखना गाइस, प्लीज इनको स्किप मत करना। P of A by B क्या होता है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस थिंग। देन ठीक है, ये हो गया, इम्प्लीमेंटेशन देख लिया हमने। डिसीजन ट्रीज के बारे में पढ़ा, कितना सिंपल था ये डिसीजन ट्रीज, एक्सप्लेन किया। देन टर्मिनोलॉजीज देखी, स्टेप्स देखे, एग्जांपल देख लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर साइकिट लर्न के ऊपर आए, जिसमें हमने साइकिट लर्न के बारे में पढ़ा, डिफरेंट उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, डेटा सेट के साथ कैसे डील कर सकते हैं यूजिंग साइकिट लर्न पढ़ा, मैटप्लॉटलिब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में समझा। देन हम मिसिंग वैल्यूज कैसे फिल कर सकते हैं यूजिंग साइकिट लर्न, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग हमने यहाँ पर लाइब्रेरी में मॉड्यूल देखा, दैट इज सिंपल इम्प्यूटर, है ना। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, डिफरेंस इन द सेंस सॉरी स्ट्रैटेजीज देखी, मीन मीडियन मोस्ट फ्रीक्वेंट कांस्टेंट, चारों हम यूज कर सकते हैं। और दो एग्जांपल बड़े से क्या, बहुत सिंपल से आप बोल सकते हो, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के देख लिए। दैट्स इट। बाकी दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ नेव बायस एंड डिसीजन ट्रीज। आई होप आपको यूनिट 4 एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी आपको डाउट अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड hkofficial.in वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलना, वहां पर अपना अकाउंट एटलीस्ट क्रिएट करके रखो, एंड डेफिनेटली आप अपने नोट्स आप वहां से परचेज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज और आपके सेमेस्टर बंडल वाइज, ठीक है। सारी की सारी हेल्प आपको वहां पर हो रही होगी ड्यूरिंग एग्जाम्स और एग्जाम्स के पहले एंड ऑल, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, मास्टर सॉल्यूशंस एंड ऑल एवरीथिंग। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग, एंड या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।